देखना ये है कि हमने किस तरह आगे बढ़ना है। तो आपको सरफराज अहमद एक बेहतरीन शेप में बेहतरीन कप्तान है। ये मैं आपको बता दूं कि ये नॉर्मल नहीं है। कुछ बीमार वाली फीलिंग नहीं आई? पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, बाहर के मुल्कों में नौकरियां ढूंढ रहे हैं। क्या वजह है कि खवातीन हमारी उस तरह से आगे नजर नहीं आती? गवर्नर स्टेट बैंक आपकी खातून रह चुकी हैं, आजकल जो डिप्टी गवर्नर है वो खातून है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। आग और खून में लिपटी वादी मांग रही है आज़ादी। आज 27 अक्टूबर है नाजरीन, वही तारीख जब कश्मीर पर भारतीय नाजायज तसल्लुत का आगाज हुआ। आज ही के दिन भारत ने अपनी अफवाज कश्मीर में उतारी और कश्मीरी मुसलमानों से उनका हक़ खुद इरादियत छीना गया, उनके हकूक पर शबखून मारा गया। आज कश्मीरी फिर यौम स्याह मना रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि भारत का कब्जा कबूल नहीं, तहरीक आज़ादी जारी रहेगी। इसी पैगाम के साथ, जो कि बहुत अहम पैगाम है, हम किसी सूरत नहीं चाहते कि हमारी शहरग हमसे दूर हो और इस किस्से को, इस वाक़े को, इस सहने को भूल जाया जाए। लिहाजा आज हम इस पर भरपूर बात करेंगे और ये जो नाजायज तसल्लुत है इससे कब आज़ादी कश्मीरियों को मिलेगी, इस पर बात होगी। आज के शो का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बढ़ेंगे बड़ी खबर की तरफ। आग और खून में लिपटी कश्मीर की वादी मांग रही है आज़ादी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय तसल्लुत, जुल्म, बर्बरियत, सफाकियत और फस्तायत के 74 साल। कश्मीरी आज दुनिया भर में यौम स्याह मना रहे हैं। पाकिस्तानी परचम उठाए कश्मीरी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। पूरी कौम कश्मीरियों के इज़हार यकजहती के लिए शाना बिशाना है। कौमी स्क्वाड में स्पिनर अबरार अहमद की शमूलियत का इम्कान तमाम फिट हो गए। आउट ऑफ फॉर्म फ़खर जमान। अहम तरीन मैच में कौमी टीम आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ लगाएगी पूरी जान। जीत गए तो सही, हारे तो वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स का सफ़र हो जाएगा तमाम। स्टार्टअप्स के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए सुनहरा मौका। एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा इवेंट डिस्टरप्ट 92 अगले माह होने जा रहा है। इवेंट पाकिस्तानी और इंटरनेशनल स्टार्टअप्स के दरमियान फासले मिटाने की बड़ी कोशिश है और कोई मुकाबिल नहीं दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। पैरा एशियन गेम्स के डिस्क थ्रो मुकाबलों में हैदर अली ने सबको पीछे छोड़ दिया। गोल्ड मेडलिस्ट आज दुनिया बोल है के मेहमान होंगे। ये जनाब वो तमाम बड़ी खबरें जिन पे आज डिटेल में हम प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन सबसे अहम बात जिस पर कि आज हमें डिस्कशन करना है वो है 27 अक्टूबर, जो कि कश्मीर पर नाजायज़ कब्जे के खिलाफ आज यौम स्याह मनाया जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। भारतीय फ़ौज की वादी में आमद का दिन यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो आप देखिए। उसके बाद इस पर बात करेंगे कि सूरत हाल क्या रहने वाली है और कब कश्मीरियों को आज़ादी मिलेगी। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ कश्मीरी भी एहतजाज कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि मुल्क भर में ही मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती किया जा रहा है। इस्लामाबाद का रुख करेंगे, जहाँ पर अनवर अब्बास इस वक्त एहतजाजी मुजाहिरीन के साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस वक्त उनके तासुरात क्या हैं। जी अनवर अब्बास। जी बिल्कुल, दफ्तर ख़ारजा से आज सुबह यौम स्याह की रैली बरामद हुई, जिसमें दफ्तर ख़ारजा हुक्काम मौजूद थे, सेक्रेटरी ख़ारजा मौजूद थे। रैली अपने तयशुदा रास्ते पर रवाना हुई। वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के करीब पहुँच के 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, सायरन बजाए गए और हर किस्म की ट्रैफिक को रोक दिया गया। रैली अपने रास्ते पर चलती रही, जहाँ पर मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमीन भी इसमें शामिल हुए, सेक्रेटेरिएट में जॉब करने वाले अफराद भी शामिल हुए। उन्होंने कश्मीरियों से भरपूर इज़हार यकजहती किया। बड़ी तादाद में स्कूल के बच्चे भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने हाथों में कश्मीरी और पाकिस्तानी परचम थाम रखे हैं। इस वक्त रैली डी चौक में मौजूद है और यहाँ पे खिताब का सिलसिला शुरू हो चुका है। वफाकी निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात सोलंगी, मुर्तज़ा सोलंगी, मशाल मलिक और दीगर रहनुमा यहाँ पे रैली से खिताब करेंगे और कश्मीरियों के साथ अपने यकजहती की तजदीद करेंगे। कश्मीरियों को अपनी अखलाकी, मादी और हर किस्म की सिफारती हमायत का यकीन दिलाएंगे और रैली में भरपूर अंदाज से आज यौम स्याह के मौके पर कश्मीरियों के साथ खड़े होने के अज़म की तजदीद की जाएगी। जी ठीक है अनवर अब्बास, बहुत शुक्रिया।
आपने हमें हाल से अपडेट किया और अब इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। फॉर्मर हाई कमिश्नर इंडिया अब्दुल बासित साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सफ़ीर भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बासित साहब, वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बासित साहब, ये जो गैर कानूनी तसल्लुत था जिसके 76 साल मुकम्मल हो गए हैं, मुल्क भर में भी एहतजाज हो रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ भी एहतजाज हो रहा है, ये जो कुछ किया गया ये गैर कानूनी इकदाम सलामती काउंसिल की करारदादों और जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है सरीहन। क्यों आज तक इस पर कुछ हो नहीं पाया और ये तसल्लुत खत्म नहीं करवाया जा सका? इसके पीछे फैक्टर्स क्या इन्वॉल्व हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्र सहरिश, मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। बड़ा अच्छा सवाल आपने कर दिया और यही सवाल आज के जो हम ये अपनी यकजहती का इजहार कर रहे हैं कश्मीरियों के साथ, इस बात का मुतकाजी है कि हम ज़रा जहाँ यकजहती का इजहार कर रहे हैं वहाँ ये भी सोचें, रिफ्लेक्ट करें कि क्यों आज तक 76 सालों तक यही मामला चल रहे हैं। हम योम यकजहती मना देते हैं, चाहे वो 27 अक्टूबर हो, 5 अगस्त हो, अब या 5 फरवरी हो या 5। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि इस बात का तकाजा करती हैं कि हम सोचें। मेरे ख्याल में बहुत सी माजी में हमसे गलतियाँ हुई। हमने इनकन्सिस्टेंट एक लिहाज से अपनी जो पॉलिसीज़ थी उसमें सही रब्त पैदा नहीं किया, और हम जो सफारती एतबार से भारत से हमें प्रेशर बिल्ड करना चाहिए तो वो हम नहीं कर पाए बदकिस्मती के साथ। और इसी वजह से भारत ने जो 5 अगस्त 2019 को इक़दाम लिए उससे और उसको एक लिहाज से इनकरेजमेंट हुई कि जी अब मामला तो मेरे लिए ठीक है। तो अब देखना ये है कि हमने किस तरह आगे बढ़ना है। फ़लस्तीन के मामला भी हमारे सामने है। ये बात तो तय है कि दुनिया की कोई ताकत, कितनी सी बड़ी ताकत भी हो, वो इनडेफिनेटली या हमेशा के लिए जो लोगों की आज़ादी है उसको सल्व नहीं कर सकता। तारीख में मौके आते हैं, उतार चढ़ाव भी तहरीकों में आते रहते हैं, लेकिन बिल आखिर इन तहरीकों को कामयाबी मिलती है। अब इस वक्त के हालात अगर आप देखिए तो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जितनी भी हुर्रियत क़यादत है वो पिछले कई सालों से पाबंद सलासल है। और ख़ास तौर पे कुछ लोग जिस तरह डॉक्टर कासिम मकतू हैं, वो तो पिछले 30 साल से तिहाड़ जेल में हैं। उनकी जो बेगम हैं आसिया अंद्राबी, वो भी जेल में है। तो एक लिहाज से सियासी वैक्यूम है इस वक्त मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। जो नौजवान नस्ल है वो कुछ करना चाहती है, उनको आज़ादी मिले, लेकिन सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि किस तरह इस सियासी वैक्यूम को पुर किया जाए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की खिलाफी सफाती जिम्मेदारी है कि वो दुनिया के हर फोरम में ये आवाज़ उठाए और भरपूर आवाज़ उठाए, कंसिस्टेंसी के साथ आवाज़ उठाए कि जितने भी ये सियासी कैदी हैं इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। उसके बाद ऑब्वियसली साहब ने बिल्कुल सही कहा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं, OIC की रेजोल्यूशंस हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद एक लिहाज से हम एक डेड लॉक का शिकार हैं कि किस तरह इस डेड लॉक से बाहर आया जाए। भारत का और जिस तरह इसराइल का भी मानता है कि ये जो जद्दोजहद है आज़ादी की, ये टेररिज्म है, ये दहशतगर्दी है। तो ये दोनों जो ऑक्युपाइड फोर्सेस हैं, इन दोनों का एक ही अगर आप देखिए तो इनका नैरेटिव है, एक ही ट्रैजेक्टरी है कि वो इन तहरीकों को दुनिया के सामने दहशतगर्दी के तौर पे पेश करना चाहते हैं। तो हमारे लिए ये भी लाजिम है कि हम चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में लोगों के सामने लाएं। अच्छा बासित साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि रीच आउट करें, सही पर्सपेक्टिव में लोगों के सामने भी इनको लेके आएँ। मुझे ये बताएगा कि आप माशाल्लाह से ऑन ग्राउंड रियलिटी ज़्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि आप वहाँ पे हाई कमिश्नर रहे हैं। आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि वहाँ पर सोच क्या प्रिवेल करती है और ये मसला क्यों हल नहीं हो पाया। पिछले अदवार में जो हुकूमतें रही हैं, कई बार हमने ये सुना कि मसला कश्मीर हल होने के करीब था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि फिर से दूरियां पैदा हो गईं। और मुशर्रफ साहब ने भी बहुत कोशिश की, मियाँ साहब का ताल्लुकात इंडियन गवर्नमेंट के इस तरह के रहे हैं कि शादियों में आना जाना सारा कुछ सबके सामने है। अभी जो मौजूदा सिचुएशन है, आगे भी पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है और गवर्नमेंट इंशाल्लाह जो भी बनेगी स्टेबल एक गवर्नमेंट आएगी, आपको क्या लग रहा है होना क्या चाहिए? यहाँ पर चंद एक जमातें जो इक़्तिदार में रही हैं, आपको क्या लगता है कि किसके टर्म्स इतने अच्छे रहे हैं कि वो आगे चलकर इनके साथ बेहतर तरीके से बात कर सकता है? देखिए, यही चीज़ें हैं जिसमें बड़ी एहतियात लाजिम है। जब भी गवर्नमेंट तब्दील होती है या गवर्नमेंट्स तब्दील होती हैं तो वहाँ एक मुख्तसर सी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलती है, क्योंकि नई हुकूमतों को एक मौका मिलता है कि वो इश्यूज़ को रिविजिट करें और देखें कि कहाँ कहाँ मामलात आगे चल सकें। लेकिन मैं चाहूँगा कि जिस तरह प्रेसिडेंट मुशर्रफ से गलतियाँ हुई
और बाकी हुकूमतों से बहुत गलतियां हुई। इस वक्त भी एक बड़ी गलती हम कहीं ना कर लें, मुझे ये एक लिहाज से मेरी फोर वार्निंग आप समझ लें है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ये कह सकता हूँ कि अगर गवर्नमेंट, ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी इलेक्शंस होंगे, भारत में भी इलेक्शंस होंगे, जो भी गवर्नमेंट्स आती हैं, पाकिस्तान की ये लाजिम होगा कि वो किसी फॉर्मल मुज़ाकरात की तरफ न जाए, क्योंकि हमने माजी में देखा कि जब भी हमने भारत के साथ मुज़ाकरात किए हैं, हमने अपनी कश्मीर पॉलिसी को कमज़ोर किया है। इसलिए बेहतर ये होगा किसी भी नई हुकूमत के आने के लिए कि रादर देन कि हम भारत के साथ एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल डायलॉग करें, ज़रूरत ये होगी कि बैक चैनल पे किसी थर्ड पार्टी के जरिए, बिल्कुल वो सामने ना हो, बैक चैनल ही हो, उस पर हम अप फ्रंट कश्मीर पे डिस्कशन करें और उसको रिजॉल्व करें। क्योंकि अगर हम बाकी इशू से बात करना शुरू कर दी तो आप यकीन जानें कि कश्मीर का जो हमारा कॉज है मजीद कमजोर होगा, जो माजी में होता रहा है। भारत ने हमेशा मुज़ाकरात को इस्तेमाल किया है कश्मीर को ऊपर से पुश डाल दे। मेरे ख्याल में हमें कुछ फ़लस्तीन से भी सीखना चाहिए, किस तरह इसराइल वहाँ पे काम कर रहा है, तो हमें भी अपनी स्ट्रैटेजी एक बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो नेशनल कंसेंसस पाकिस्तान में है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कश्मीर पे। बिल्कुल जो आपने सोचती हूँ आवाम भारत कश्मीर के साथ खड़ी हैं, तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम खुद पहले जो है कश्मीर के कॉस्ट को लेकर आएँ, ऊपर लेकर आएँ, तभी दुनिया हमारे साथ खड़ी होगी। अगर हम खुद कश्मीर पे इनकंसिस्टेंट हैं, हमारी कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है, तो हम दुनिया से क्यों तवक्को रखेंगे कि दुनिया हमारे साथ खड़ी हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा, के साथ खड़ी हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ऐसा ही है। जब तक हमारी अपनी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होगी, स्ट्रेटेजी नहीं होगी, तो हम ये कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि कोई और हमारे मसले में बात करेगा और उस तरीके से हल निकालने की कोशिश करेगा, जो कि जिम्मेदारी हमारी है। बहुत शुक्रिया आपका, अब आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और अब जनाब कुछ खेल की बात करते हैं। और वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में आज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें आमने सामने आएंगी। ये मैच मेगा इवेंट का 26वां मैच है और हिंदुस्तानी मकामी वक्त के मुताबिक ये दिन 1:30 पर शुरू हो जाएगा। और आज के मैच पर बात करने के लिए इस वक्त हमें भारत से ही ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास शबीर साहब, जो कि इस वक्त हमें बताएंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल रहने वाली है, तैयारियाँ कैसी हैं, क्या सोचा जा रहा है। और साजिद खान साहब भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहले मैं अब्बास साहब की तरफ आऊँगी, क्योंकि आप भारत में मौजूद हैं और अब आप टीम के साथ ट्रैवल भी कर रहे हैं। अच्छा, कुछ सुनने में आ रहा है अबरार के हवाले से भी कि कुछ अब तो फिट हैं वो और उनको भी शामिल किया जाएगा, तो क्या चेंजेस आप देख रहे हैं, सूरत हाल क्या है इस वक्त, टीम की तैयारी कैसी देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सैरिश, थैंक यू वेरी मच। तैयारियां और जो अज़म है वो तो यही है कि आज साउथ अफ्रीका को चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में शिकस्त देनी है। इसके अलावा कोई ऑप्शन पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है, डू और डाई वाला ऑप्शन है। ये जीतेंगे तो आगे होंगे, है वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी होंगी। साउथ अफ्रीका को हराना बहुत जरूरी होगा आज पाकिस्तान के लिए। तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान को भरपूर तरीके से 100% अपना देना होगा। आपने कौन सा खिलाड़ी फिट है, कौन सा खिलाड़ी अनफिट है, उस हवाले से बात की तो हसन अली जी हसन अली के हवाले से कल एक हमने खबर दी थी कि हसन अली को बुखार है, जिसकी वजह से आज वो अवेलेबल नहीं होंगे, तो वसीम जूनियर का चांस है। इब्रार भी मुकम्मल तौर पर फिट है, लेकिन फाइनल 11 के अंदर अभी लास्ट टाइम के ऊपर मशावरत होगी। उसामा भी बीमार है, नवाज को चांस मिलने का इम्कान है। इसके साथ साथ फखर जमान के हवाले से कुछ सरप्राइज हो सकता है, ये मैं 100% आपको नहीं बता रहा। फखर जमान को खिलाया जा सकता है, लेकिन अभी ये चीजें फाइनल होनी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैच है। अभी टीम मैनेजमेंट आखिरी वक्त में भी कोई ना कोई तब्दीली कर सकती है। बाकी 2 चेंजेस तो कंफर्म है, हसन अली की जगह वसीम जूनियर है और उसामा की जगह नवाज प्लेइंग 11 का हिस्सा है। इसमें मजीद तब्दीलियां भी हो सकती हैं। बड़ा सपोर्टिंग क्राउड होगा यहाँ पर, कंडीशंस बड़ी अच्छी हैं। वही विकेट है जो पिछले मैच के अंदर थी अफगानिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान को थोड़ा सा जमकर विकेट पर खड़े होकर खेलना होगा, तो ही पाकिस्तान अपनी जीत यकीनी बना सकता है। पूरी कौम
को इंतजार है आज के मैच का, क्योंकि एक बड़ा अहम मैच है। चलिए अल्लाह करे कि आज कंडीशंस आप कह रहे हैं कि आप अच्छी हैं, अल्लाह करे ये जो पिच है ये भी कुछ सपोर्टिव साबित हो जाए। अदरवाइज तो इस पिच के हवाले से कहा जाता है कि ये जनाब हल्की पिच नहीं है और इस पर खतरनाक किस्म की सिचुएशन बन जाती है। अच्छा, मैं साजिद साहब आपकी तरफ आऊँगी। अभी आपने सुन लिया वसीम जूनियर के हवाले से कहा जा रहा है और दूसरा हसन अली बाहर हो गए हैं, उसामा मीर भी, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, फ़खर जमान के चांसेस हैं कि वो इन हो सकते हैं। तो इन तब्दीलियों के साथ आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? बहुत शुक्रिया शरीक, आपको और अब्बास भाई को बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर जैसे कि कल मैंने ये खबर ब्रेक की थी, यही वाज़ेह तौर पर बताया था, ये 2 चेंजिंग होगी। यकीनी तौर पर हसन को जिस तरह बुखार हो गया और पाकिस्तान क्रिकेट में ये वर्ल्ड कप में नया ट्रेंड आया, जिसको नहीं खिलाना होता तो बुखार हो जाता है। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो मैच खेले जाएगा, जो मेरे अपने ज़राए बताते हैं हाई स्कोरिंग मैच होगा इस टूर्नामेंट में। 26वां मैच जिस तरह आपने बताया, ये टूर्नामेंट का हाई स्कोरिंग मैच मुझे नजर आ रहा है और बॉल और बैट के दरमियान यकीनी तौर पर बहुत ही उम्दा क्रिकेट देखने को मिलेगी। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के बाद वो तमाम जराए मेरे ये बताते हैं, तमाम चीजों को भुलाकर फ्रंट से पाकिस्तान को एक लंबा टारगेट बताना है और पाकिस्तान को मैं समझता हूँ टॉस जीते बैटिंग करे और बैटिंग करने के लिए आज पाकिस्तान को 400 रन बनाने पड़ेंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। जैसे साउथ अफ्रीका ने 8 दफा 400 रन बनाए हैं, तो मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान की बारी है। 400 रन साजिद भाई, डरा रहे हैं आप तो। नहीं डरना नहीं, अब डराना ही है ना। अब रहे क्या देखिए 4 मैच जीतने हैं आपने। कल जिस तरह का मैच हुआ है, श्रीलंका ने इंग्लैंड को हराया, फिर ऑस्ट्रेलिया और हमारा मुकाबला है। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेल रही है, 2 मैच हारने के बाद बहुत ऊपर चले गया। अब एक यही चांस है, हमने अपना रन रेट बेटर करना है। फिर दूसरी टीम हमने और साउथ अफ्रीका के साथ खेला। साउथ अफ्रीका कोई आम टीम नहीं है, 2023 क्रिकेट की एक मॉडर्न टीम है। मॉडर्न कोच जो उनके कोच आए ना, उससे वो तमाम चीजें मॉडर्न चीज अपने बैट्समैन, बॉलर, फील्डर और यकीनी तौर पर फील्डिंग लेके आए। तो ये एक चीज भी बहुत नुमाया हो गई है। वर्ल्ड कप में कोच का बड़ा अहम रोल हो गया है और साउथ अफ्रीकी कोच यकीनी तौर पर उसे तमाम चीजों को भुलाकर उनकी जितनी भी बैट्समैन की बात करें, एक बैट्समैन 3 सेंचुरी बनाता है, विकेट कीपर की बात करें तो क्लासिक बहुत ही आउटस्टिक फॉर्म में, बॉलर फॉर्म में, तमाम शोबे फॉर्म में। हमें भी फॉर्म में आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा इस वर्ल्ड कप में। अच्छा, मैं इस पर आऊंगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है ना, देखिए वर्ल्ड कप ठीक है ये चल रहा है अपनी जगह पर, लेकिन अगर कोई अच्छा खेल पेश कर रहा है तो उसको अप्रिसिएशन ना मिले तो ये भी उसके साथ ज्यादती है। मैं साजिद साहब आप ही के रिव्यूज चाहूंगी, क्योंकि अभी आपको पता है सरफराज अहमद ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीत लिया है, कराची को जितवाया उन्होंने। तो मैं चाहूंगी कुछ अपने कॉमेंट्स आप जरूर पास कीजिए उनकी जीत पे और उनकी इस ट्रॉफी मिलने पे। बहुत शुक्रिया शहरीज। यकीनी तौर पर सरफराज अहमद अंडर 90 से मेरे शागिर्द हैं और यकीनी तौर पर जितना प्राउड मैं महसूस कर रहा हूँ मैं बयान नहीं कर सकता। 10 साल बाद काज़न ट्रॉफी सरफराज अहमद की कप्तानी में कराची की टीम जीती है। 27 के 100 से ज़्यादा उसने रन बनाए। उसकी कारकर्दगी मिसाली कारकर्दगी है। जिस तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम मौजूदा चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने जिसकी हौसला अफजाई की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम लोग मौजूद थे, चीफ सेलेक्टर साहब मौजूद थे, मगर सबसे खुशाइन बात कहती है सरफराज अहमद की जितनी भी तारीफ की जाए कम, कूल क्वाइट और बहुत ही लो टीम थी, इतनी हाई अच्छी टीम नहीं थी, मगर जो काम सरफराज अहमद ने कराची को जिताया उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उसने साइम अयूब को एक स्टार प्लेयर बना दिया है, डबल सेंचुरी बनाई। ये एक बड़े कप्तान की बड़ी निशानी है, जिसमें पास में पाकिस्तान के लिए 3 साल कप्तानी की, 11 सीरीज जीती, वर्ल्ड रैंकिंग में टीम को लेकर आए थे, चैंपियन चीज दिखाई, वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट की बात करूं, वनडे की बात करूं, T20 को। ये पाकिस्तान के लिए जो हम आगे जाके ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे ना, तो ऑस्ट्रेलिया में सरफराज अहमद से अच्छी कोई चॉइस नहीं है टेस्ट मैच के कप्तानी के लिए। मगर मेरे अपने जराए बताते हैं, अपने बात छेड़ी दी है, तो शान मसूद को तैयार किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तानी। मगर ये चीज गलती करेंगे, बैकफायर करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सरफराज अहमद को टेस्ट मैच का, क्योंकि आपको 10 दिन बाद जाना है ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच खेलने, तो आपको सरफराज अहमद एक बेहतरीन शेप में बेहतरीन कप्तान है, वो पाकिस्तान को सरफराज अहमद की खिदमत का फायदा लेना चाहिए। और ये अच्छा मौका है, अच्छी टीम है, ये आसद शफीक की भी कमबैक हो सकता है, उनकी भी बहुत आउटस्टैंडिंग फॉर्म है, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है, तो मिडिल ऑर्डर में असद शफीक का हो सकता है, साइम अयूब हो सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए उसमें 2-3 लड़के अच्छे हैं जो आगे चल के हम आपको बताएंगे। सही। तो साजिद भाई आज के मैच के ऊपर वापस आते हैं, तो मुझे बताइएगा कि स्ट्रेटेजी आपके जहन में क्या है? मतलब सीक्वेंस तो जाहिर है आपके सामने जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, लेकिन आज जो तब्दीलियां हुई हैं इनके साथ आपको लग रहा है कि हम उस तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? और 400 का टारगेट छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा है।
देखिए शहरी जी, मेरी अपनी एक्सपीरियंस से मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। जरूरी नहीं 400 बनाए, 350 बनाने, 3, मगर आपको लंबे रन बनाने पड़ेंगे। इमाम की बात करूँ, बाबर की बात करूँ, इनको ड्यू है, रिजवान पे ड्यू है, फिर आप असद शफीक पे वो कह रहा हूँ अपना अब चचा इफ्तिखार पे ड्यू है। तो इनको लंबे रन बनाना पे नवाज को उन्होंने खिलाया, नवाज को जिस तरह बॉलिंग कराई है, बैटिंग कराई है, कॉन्फिडेंस दिए। और नवाज खुद एक साउथ अफ्रीका के लिए लीग खेलते रहे, वहाँ के नेशनलिटी उनके पास मौजूद है। और तो नवाज को ऑलराउंडर खेल पेश करना पड़ेगा बॉलिंग बैटिंग से, क्योंकि नवाज पर बहुत ज्यादा तनकीद भी होती है। नवाज उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई, क्योंकि नवाज उस तरह के लेफ्ट आर्म स्पिनर भी नहीं है, उनका बॉल ब्रेक नहीं होता तेज से ज्यादा। शदाब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी है, जिस तरह हेड कोच ने उनसे बोला भाई आप अगर बगर पे चले गए तो फिर आप अपना यकीनी तौर पर ये अगर कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी जो क्रू बंदी की इम्तियाज बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लाइक डिसलाइकिंग है गुरुबंदी से। लाइक प्लेयर जो एक साथ 8 लोग एक साथ हैं, तो ये सबको पता है। सेंटर कॉन्टैक्ट अच्छा, बाबर ने जिस तरह बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहूंगी साजिद भाई थोड़ा सा हमें दोनों सूरतों में सोचना चाहिए। वैसे तो हमारी दुआएं बेस्ट विशेस हैं कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे और आज का मैच जीतना एनी हाउ जरूरी भी है, लेकिन अगर हम हार गए तो आपके जहन में क्या है? देखिए हारेंगे तो फिर आपको बांग्लादेश से जीतना पड़ेगा, इंग्लैंड से जीतना पड़ेगा, न्यूजीलैंड से जीतेगा। ऐसा नहीं है वो आउट होगा। 4 मैच में 3 मैच तो जीते ना। आप समझे नहीं साजिद साहब, मेरे कहने का मकसद ये था कि अगर हम ये मैच हार गए तो बाबर की कैप्टनसी ऑलरेडी जो कि हॉट वाटर्स में है, उनके लिए फिर आप क्या देख रहे सिचुएशन, और अगला कैप्टन आपके जहन में कौन है? देखिए बाबर को तो ये खुद मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी, बाबर वर्ल्ड कप के बाद कप्तान नहीं रहेंगे। और पाकिस्तान को यकीनी तौर पर, जिस तरह शान मसूद को मैंने आपको बता दिया, सरफराज अहमद एक बेहतरीन चॉइस है। सरफराज अहमद पाकिस्तान की टेस्ट मैच के कप्तान होना चाहिए, मगर लोग ये चाह रहे हैं शान मसूद को कप्तान वनडे और T20 का भी बता देना फिर। वो वनडे और 20 का तो एक ही, शहनशाह आफरीदी, यकीनी तौर पर शहनशाह आफरीदी को बनाने की पूरी। क्योंकि आप देखिए शहरी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, लाहौर कलंदर बहुत एक्टिव हो गई है, और वो एक्टिव होने के साथ कि लाहौर कलंदर के जितने भी लोग ख्वाहिश है शहनशाह आफरीदी 2020 के कप्तान बने। तो मैंने आपको 100 की बात बता दी है, अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड का बेहतर चॉइस है तो उससे अच्छा कप्तान कोई नहीं है, फॉर्म में भी है। सरफराज अहमद बेहतरीन कप्तान है, और शान मसूद को वाइस कप्तान बनाए। मगर लोग कल इंजी ने जिस तरह शान मसूद से मीटिंग की है, तो लिंजी चाह रहा है शान मसूद वाइस का कप्तान बने टेस्ट मैच का। तो मैंने आपको वो बात बता दी, आगे जाके हो सकती है और होनी भी चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर है, इससे अच्छी कोई चॉइस नहीं है। अब हमें आगे पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे जाना है। एक ऐसा बंजा हुआ कप्तान जो कप्तानी की वजह से तुम्हारी चीजें लैग हो रही है, और दूसरी प्लेयर पावर जिस तरह उभर के सामने आई है ना, इसको तोड़ना है। प्लेयर पावर नहीं होना चाहिए। फिर सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ने अपनी मर्जी से जिन्होंने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट को मनवाया, और जक्का साहब ने फ्री हैंड दिया, और खुद उन्होंने अपनी वाज़े तौर पर ये बात की है चीफ सेलेक्टर्स के हवाले से और कप्तान के हवाले से, हमने जो बोला आपको दिया। और वर्ल्ड कप के फैसले यकीनी तौर पर आपको नजर आ जाएंगे इसके बाद। बाकी आपने खेल के हवाले से बता दिया कि आज हमें टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी है और कोशिश करनी है कि हम 400 के करीब तक रन बनाएं, ताकि जो दूसरी टीम है वो भी ज़ाहिर हल्की टीम नहीं है, उसको भी थोड़ा सा मौका मिले इधर एफर्ट करने का। तो अल्लाह करे, हमारी बेस्ट विशेस साजिद साहब हमारी टीम के साथ हैं, अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। कुछ हमारे जो ज्योतिषी हैं उनकी तरफ से भी ये बताया गया है कि आज का मैच हमारा है, हमने जीतना है। तो देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस हवाले से हमें अंदर की खबर आगे क्या होने जा रहा है। अब जनाब एक वक्फा हमें लेना है, वक्फे के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के मशहूर मॉडल स्टार और अदाकार रईद आलम ने मिस्टर यूनिवर्स फैशन मॉडल साल 2023 में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया, जबकि नासिर खान ने बीच फिजिक में गोल्ड मेडल लिया है और इसमें मास्टर मेन फिजिक में भी कांसी का तमगा अपने नाम कर लिया। दोनों हीरोज़ भी आज हमारे मेहमान हैं, तो चलें उनसे बातचीत करते हैं। नासिर साहब ने हमें पहले ज्वाइन किया है, रईद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम रईद। वालेकुम सलाम। पहले तो आपको ढेर सारी मुबारकबाद, माशाल्लाह से ज़बरदस्त आप मिस्टर यूनिवर्स फैशन मॉडल मुंतखब हुए हैं। थैंक यू सो मच आपका, आपने मुझे इस शो पे बुलाया, इनवाइट किया। अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि मैंने अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, और पाकिस्तान का परचम जो है वो इतने सारे लोगों के बीच में, तो सारे मुल्कों के बीच में सरबुलंद किया है।
अच्छा, बाय द वे, जब आपको ये अनाउंसमेंट हुआ कि आप जीत गए हैं और आपने परचम बुलंद किया पाकिस्तान का इतने सारे परचमों के दरमियान में, तो उस मोमेंट पे जो आपकी फीलिंग थी, मैं चाहूंगी वो अगर आप थोड़ी एक्सप्रेस करें हमारे सामने तो बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, वैसे तो ये फीलिंग जो है वो आप किसी को एक्सप्रेस कर नहीं सकते। बहुत ही एक यूनिक फीलिंग होती है, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उस वक्त आप फील क्या कर रहे होते। लेकिन जब अनाउंसमेंट हुई कि मैं विन कर गया हूँ, पाकिस्तान विन कर गया है, तो बिलीव मी, आंखों में आंसू थे, क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद, और इसमें इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर बहुत टफ होता है, और बहुत टफ रूटीन के बाद जब आपको कोई गोल अचीव हो जाता है तो इट्स अ ऑनर, और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। चलें, आपकी रूटीन टफ क्या थी, आपने कैसे मेहनत को अचीव करने के लिए मैं आपसे बिल्कुल बात करूंगी। नासिर साहब से हमारा राब्ता बहाल हो गया। नासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। तो नासिर साहब, क्या आपके जज्बात थे जब आपको ये पता चला कि आप बीच फिजिक के मिस्टर बन गए हैं और ये मुकाबला जिसमें आपने माशाल्लाह से गोल्ड मेडल लिया है, क्या आपके जज्बात थे उस वक्त? मैं उस वक्त ये खुशी जो उस वक्त से पहले कॉम्पिटिशन लड़ा था इंटरनेशनल पाकिस्तान के लिए, मैं वैसे भी रेसिंग करता हूँ, लेकिन मुझे ये खुशी जो पाकिस्तान के लिए की है, ये खुशी अनबिलीवेबल है, इसका मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता अल्फाजों में। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि बीच फिजिक ये बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि नहीं जानते होंगे इस टाइटल के हवाले से थोड़ा सा इस टाइटल के बारे में बताएंगे, किस तरह का टाइटल है ये? बीच फिजिक के अंदर आपकी बॉडी जो होती है, बिल्ड जो मॉडल टाइप होती है, उसके अंदर बहुत मैसिव बॉडी बिल्डर आप नहीं होते, आपके एब्स क्लियर होते हैं, आपके अंदर उसके अंदर जीन्स पहननी होती है और शूज होते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ अपर बॉडी शो होती है, आपने जीन्स के साथ उसमें थोड़ा आपने अपर बॉडी दिखानी होती है। ये बीच की जो बॉडी होती है, जो पूरी दुनिया में एब्स क्लियर होते हैं, शोल्डर, ट्राइसेप, बॉडी का बहुत मस्कुलर वो होता है। सही। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी कि आपने कितनी मेहनत की बॉडी को ऐसा बनाने में। उससे पहले रईद भी हमारे साथ हैं और वो भी मिस्टर यूनिवर्स हैं। तो रईद, आप बताइएगा आपका रूटीन क्या था, कब से आपने काम शुरू किया, फिर आपने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कैसे किया? ऑलमोस्ट तकरीबन ये 6 महीने की मेहनत थी। मेरे जो कोच हैं वलीद, उन्होंने मुझे कहा कि यू शुड पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल कंपटीशन, तो और ये पाकिस्तान की तरफ से तुम्हें, हम चाहते हैं कि तुम पाकिस्तान की तरफ से खेलो। मैं आपको बता नहीं सकता कि 6 महीने के अंदर मैंने नमक, सॉल्ट, आपका शुगर, आपके कार्ब्स एक तो कैलकुलेटेड होते हैं, साथ ही साथ शुगर और कार्ब्स जो है वो शुगर और सॉल्ट जो है वो मेरे टोटली आखिर के 1 महीने में बंद भी था, ताकि स्किन ठीक अच्छी हो। और ये मैं आपको बता दूं कि ये नॉर्मल नहीं है। आपको कुछ बीमार वाली फीलिंग नहीं आई कि शायद मैं बीमारों को बाजुकात, वैसे तो अल्लाह ताला सबको सेहत है, इस तरह का खाना मिलता है कि जनाब आपको नमक भी नहीं मिलेगा, आपको चीनी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप हाइपरटेंशन और शुगर दोनों का शिकार है। एक्चुअली अगर आपको कोई चीज अचीव करनी है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है, और वरना आप अचीव नहीं कर सकते। सही। तो आपको मोटिवेट किस चीज़ ने रखा? मतलब जाहिर है एक तो ये टाइटल था कि जो आपको जीतना था, आपका टारगेट था, इसके अलावा दरमियान में कभी अगर डीमोटिवेशन फील हुई तो आपने उसको कैसे कवर किया? डीमोटिवेट, मैं बिल्कुल बीच में डीमोटिवेट हुआ, लेकिन मेरी वाइफ, मेरी माँ और मेरा बेटा, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है, और साथ साथ मेरा कोच। लेकिन जब वो पाकिस्तान का जब नाम आता है ना, पाकिस्तान के जज्बे के लिए नाम आता है कि पाकिस्तान का सर बुलंद करना है, तो ऐसा मौके लाइफ में आपको बहुत कम मिलते हैं, तो मेरे पास यही एक मौका था कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूं। ज़बरदस्त, बेहतरीन, यही जज्बा चाहिए। अच्छा, नासिर साहब, आप भी ज़रा बताइएगा अपनी जर्नी के हवाले से, आपने कहाँ कहाँ अपने मुंह पे टेप लगाया कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, और मुझे इस मुकाबले में जनाब जीत के आना है, गोल्ड मेडल तो लाना है? बेसिकली डाइट जब आप करते हैं तो आपके मूड सही होते हैं, और आपकी जो है ना, आप किसी से बात सही तरीके से नहीं करते, सब चीज़ जब रोकी जाती है। बिल्कुल सही कहा। और आप कहते हैं कि मेरे पास सारी अल्लाह की नेमतें हैं और मैं नहीं खा रहा, तो मैं तो वो जगह ही सारी चेंज कर देता था, सब दोस्तों को बोलता था कि भाई ना तुम्हें सामने कुछ खाना है ना मैंने आना है। तो उस वक्त बॉडी के और माइंड का कंडीशन ऐसा होता है कि घर वालों को या नौकरों को भी बोलते हैं कि भाई हमसे एक से दूसरी बात नहीं करना, उल्टा चल रहा होता है। तो अच्छा, वैसे बाय द वे मुझे एक बात बताइएगा नासिर साहब,
कि जब ये क्रेविंग्स होती हैं तो फिर कैसे आप खुद को मतलब रोकने की कोई टिप्स तो दें ना नाज़रीन के लिए। जब माशाल्लाह आपने इतनी ज़बरदस्त बॉडी बनाई है कि आप मिस्टर मतलब बीच फिजिक ही बन गए और गोल्ड मेडल आपको मिल गया, तो कोई इसके पीछे जो राज एक है कि कैसे आप खुद को मोटिवेट भी रख सकते हैं, अपनी क्रेविंग्स को रोक सकते हैं, कैसे आप लगन के साथ टारगेट अचीव करते हैं? बेसिकली मैंने अपना रूटीन ऐसा किया हुआ था कि मॉर्निंग में भी जिम जाता था, वहीं टाइम स्पेंड करता था, दोपहर के जो कुछ घंटे होते थे उसमें थोड़ा आराम करता था, शाम में भी जिम में होता था। या तो लोगों के साथ जो है ना अपने आप को इंटरेक्शन में रखता था कि माइंड के अंदर ज़्यादातर भूख का खाने का, और मील के अंदर ये मसला अगर आप इसको स्किप मील की बजाय छोटी मील लें, मतलब शॉर्ट मील लें 2 आवर्स में, तो पोर्शंस ले तो आपको फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होती, इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आप तो माशाल्लाह से किचन से ही 12 घंटे दूर रहे तो फिर आपके लिए तो कदरे आसान हो गया क्योंकि जिम में वक्त गुजारा आपने। अगर आप बढ़ाते हैं ना भूख के बीच में, डाइट के बीच में, तो वो आपको थोड़ा सा नॉर्मल रखता है, आपकी ज़्यादा भूख नहीं। सही। अच्छा चले मैं अब आती रही आपकी तरफ, मुझे बताइएगा आप माशाल्लाह मॉडलिंग भी कर रहे हैं, तो अभी तो जो टाइटल आपको मिला है इसमें भी आपको काफ़ी ज़ाहिर है अप्रिसिएशन भी मिलेगी और यहाँ मदद भी मिलेगी इस टाइटल के बाद। तो आगे आपके क्या प्लान्स क्या हैं, क्या करना है इसके बाद? डेफिनेटली इंटरनेशनल मॉडलिंग करनी है मुझे, और प्लान तो जितनी भी आप वैसे तो आप जितनी प्लानिंग कर लो अपनी लाइफ के लिए, लेकिन होता वही जो अल्लाह ताला चाहता है। बेस्ट यही है कि आगे इंटरनेशनली जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं फैशन मॉडल्स के, वो उससे पार्टिसिपेट करूं और यूं ही एक जो जज्बा जो पैदा हो गया है उससे जिंदा रखूं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही पाकिस्तान का नाम भी रोशन करना है। अच्छा नासिर साहब आपके क्या प्लान्स हैं, आपको अब नेक्स्ट क्या करना है? मुझे इंशाल्लाह अपकमिंग इवेंट है एक आफ्टर 6 मंथ, अभी लॉन्ग पीरियड है इसमें, तो मैं बहुत अच्छी अभी तो मेरे लिए ये 21 तारीख की जो डेट थी कंपटीशन की, हमारी चांद रात थी, मतलब कंपटीशन किया और हमारी डाइट खुल गई, तो ऑलमोस्ट मैं 5 to 6 kg वेट तो बढ़ा चुका हूँ इस 4-5 दिन के अंदर। तो अभी हमने गेनिंग करना है पूरे 3-4 महीने दोबारा, अब ओपन डाइट हो गई है, तो आराम से सब खाऊंगा पीऊंगा मजे करूंगा। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएगा कि ये टाइटल्स जो हमने अभी सुने हैं, मास्टरमैन फिजिक और बीच फिजिक, इनमें क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह जज किया जाता है इस मुकाबले में, और फिर उसके बाद जाहिर है इनाम मिलता है या टाइटल मिलता है, कुछ बताएंगे इन मुकाबलों के हवाले से? देखिए पॉइंट्स होते हैं, अगर जज 5-6 जज बैठे होते हैं, वो पॉइंट्स चेक करते हैं, बाइसेप का, चेस्ट का, लेग का, बॉडी, बाकी आपकी जो पोजिंग होती है, कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि आप स्टेज पे आते हैं लोगों के सामने किस तरह बॉडी एक्सपोज करते हैं, वो एक एक मसल जो आपकी बॉडी के अंदर है वो कैसे बाहर आता है, लोगों को नजर आता है, तो इसके पॉइंट्स होते हैं सारे ज़्यादातर। अच्छा, कभी कभी बॉडी की पोजिंग अच्छी नहीं होती, कभी कभी पोजिंग बहुत अच्छी होती है, बॉडी अच्छी नहीं होती, तो सब चीज़ों को वो लेके चलना पड़ता है, तो कहीं जाके फिर जज आपको सोचते हैं। सही, ज़बरदस्त। अच्छा मैं रही जब आपकी तरफ आऊँगी, मुझे आप बताएंगे अपने इस कॉन्टेस्ट के हवाले से कि आपके साथ और कौन कौन था, और आप लोग जो इतनी मेहनत करते हो इस मुकाबले में क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरीके से फैशन मॉडल को चूज़ किया जाता है, उसमें क्या खुसूसियात होनी चाहिए? फैशन मॉडल का क्राइटेरिया डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि जब आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हो तो उसमें आपकी स्किन काफ़ी डैमेज होती है, आपके फेस काफ़ी में चला जाता है। लेकिन जब आप फैशन मॉडलिंग कर रहे हो, फैशन मॉडलिंग के लिए पार्टिसिपेट करते हो, तो आपकी फिजिक तो डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए। आपके कौन कौन सा मसल प्रोमिनेंट होना चाहिए? आपके हाँ बिल्कुल, आपका फैट परसेंटेज बहुत कम होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपके स्किन, आपके हेयर, आपके लुक्स, ये सब कुछ आपके फ्रेशनेस, आपका ये कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि फैशन मॉडल एक कंप्लीट पैकेज होता है, जो सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक आपको लगे कि आपके सामने कोई मॉडल रिप्रेजेंट कर रहा है अपने मुल्क को और अपने फैशन को। अच्छा थोड़ा सा मुझे बताइएगा डाइट प्लान आप लोग क्या फॉलो करते हैं, और मतलब इस मुकाबले से पहले जो मतलब कुछ घंटे होते हैं, क्या उसमें मैंने अक्सर देखा है कि मॉडल्स को जनाब हम ये तो बिल्कुल छोड़ देते हैं, हम सिर्फ पानी पी के जाते हैं कि हमें मसल्स दिखाने होते हैं, बॉडी दिखानी होती है, कुछ बताएंगे? पानी ड्रॉप हो जाता है, आखिर के 2 दिन पानी ड्रॉप होता है, बिल्कुल नहीं पी सकते आप पानी। सही। और खाने पीने में क्या क्या, मतलब ठीक है आपने बताया वाइट जो शुगर है या वाइट सॉल्ट, ये दोनों तो माइनस की आपने 6 महीने, खाते क्या थे आप? वो लड़के जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं और वो मॉडल बनने के ख्वाहिशमंद हैं, वो बिल्कुल के जानना चाहेंगे कि जनाब हम भी तो अपनी रूटीन कुछ बनाएं। लास्ट के 3 महीने जो थे वो बिल्कुल कैलकुलेटेड था,
400 ग्राम चिकन से, और आपके अगर राइस जो मैं 3 महीने पहले जो मैंने स्टार्ट किया था, तो राइस जो लेता था वो 200 ग्राम राइस लेता था, वेजीज लेता था साथ साथ, और कोशिश करता था विटामिन सी का यूज़ रखूं ताकि फेस मेरे डल ना हो, स्किन मेरी ख़राब ना हो। और साथ ही साथ आपकी नींद बहुत ज़रूरी है। नींद आपको, आपकी बॉडी का रेस्ट, आपका 8 घंटे का सोना, आपकी बॉडी को रेस्ट, आपका ऑन टाइम मील लेना, ये सब मैटर करता है। यानी ये कंप्लीट पैकेज होता है। आप इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर मिस कर देंगे तो आपकी बॉडी वो रिजल्ट नहीं देगी जो आप चाहते हो, जो एक नीड होती है बॉडी की, या आपकी फेस की, या फैशनेस की, या एक फैशन मॉडल की। सही। अच्छा, हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं ना, उनको भी बॉडी बिल्डिंग का काफ़ी शौक है, तो उनके दिल में ना बहुत सारे सवालात जो है ना वो उछल उछल के आ रहे हैं। वो ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि फोटो शूट से पहले क्या, मतलब उसमें भी कोई आपका होता है कि जी पानी बंद किया हुआ है, पहले शूट हो जाएगा, बॉडी फैट को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? और दूसरा, ये हर साल ये इवेंट होता है, ये भी बताइएगा। जी, ये हर साल, बिल्कुल ये हर साल इवेंट हो रहा है पिछले 2 साल से GPPI। और आपको डिपेंड करता है कि आपकी शूट किस किस्म की है ना। बाज़ औक़ात आपको आपकी बॉडी की नीड होती है, बाज़ औक़ात आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपका बॉडी बिल्कुल स्लिम दिखनी चाहिए जो आप वार्डरोब पहन रहे होते हो। डिपेंड करता है कि आपकी शूट किस नौइयत की है। मैं बहुत दफ़ा मैंने अपना वेट गेन भी किया है, बहुत दफ़ा मैं अंडर वेट भी किया हूँ, बीच में भी रहा हूँ। ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपटीशन के लिए और किस फोटोशूट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो। सही। अच्छा नासिर साहब, आपकी तरफ आती हूँ, आप काफ़ी देर से खामोश बैठे हुए, मुझे ज़रा आप अपना भी तो बताइए। वैसे तो कोई भी शौक जो है वो सस्ता नहीं होता, ज़ाहिर है पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जिम जाओ, अच्छा डाइट प्लान फॉलो करो, अच्छी खुराक लो। तो मुझे अब ज़रा अपने बारे में बताइएगा कि आप लोग किस तरह तैयारी करते हैं और आपका इसके अलावा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है? मेरा वैसे रेस्टोरेंट का बिजनेस है अपना। बस फिर आप तो शेफ को ऑर्डर कर देते होंगे कि आज मेरे लिए क्या बनेगा डाइट में। एग्जैक्टली मेरे रेस्टोरेंट से डाइट बन के आ जाती थी डेली की। इसमें चिकन होता था, स्टेक होता था, ये बॉइल्ड वेजीज होती थी, और अंडे तो मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा भाई बोलता कि तुम इतने अंडे खाते हो, इतने तो सारे होटल वाले नहीं खाते। तो कितने अंडे खाते थे वैसे आप एक दिन में? एक दिन में कभी 3 दर्जन, कभी 2 दर्जन, बस वो के साथ में हमारे 3 दर्जन अंडों की सफेदी, मतलब जर्दी हम नहीं खा सकते, जर्दी तो कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन एग वाइट हम खाते हैं। अच्छा, एग वाइट 3 दर्जन अंडों का एग वाइट? नहीं, एक साथ नहीं खा सकते, ये डिवाइड होते 6 शेकर। 6 सुबह एक्सरसाइज से पहले 4 करने, एक्सरसाइज के बाद फिर 8 करने, फिर दिन में। बस मेरा ख्याल है कि आप रेस्टोरेंट के साथ एक पोल्ट्री फार्म जो है ना वो भी बना लें, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होगा। अब तो अंडे भी काफी महंगे हो गए हैं। ऑलमोस्ट 1 kg के बराबर चिकन होती है, वो स्टीम आपको खानी होती है टिक्के या बारबेक्यू ग्रिल में किसी इसमें। सही। अच्छा नासिर साहब, मुझे असल में आपकी आवाज़ कुछ रुक के आ रही है, दैट्स वाई थोड़ा सा इंटरप्शन भी शायद हो रहा है, उसके लिए मैं माजरत चाहूँगी। ऑफ सीजन जो डाइट आपकी है कि जब आपको पता है आपने किसी मुकाबले में नहीं जाना, तब आप डाइट क्या लेते हैं? तब तो ओपन डाइट होती है, तब तो समझा आप स्विमिंग पूल में कूद गए, तब आप सब कुछ बिरयानी, निहारी, हलीम सब कुछ चलता है। इसमें ज़रा क्लीन ये रखना पड़ता है कि शुगर आप नहीं लें और रोटी नहीं खाएं। इन 2 चीज़ें आपको खराब करती हैं आपकी बॉडी को। सही। तो उसके अलावा चावल वगैरह कुछ भी खाता है, एनीथिंग यू कैन। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपको एक बार फिर से ढेर सारी, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान से बाहर जाकर हीरो हैं आप हमारे। तो और रईद में आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, और आप दोनों इसी तरह मेहनत भी करते रहें और अपने आप को संवारते रहें, लोगों को इंस्पायर करते रहें। अब जनाब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं पैरा एशियन गेम्स की, जहां पर पाकिस्तान के हैदर अली ने डिस्क थ्रो में गोल्ड मेडल जीत लिया। आज हमने हीरो पाकिस्तानी में उनसे आपकी मुलाकात भी करवानी है, मगर उससे पहले थोड़ी सी डिटेल्स हम आपको बता दें कि पैरा एशियन गेम्स चीन के शहर होंगजो में जारी है, जहाँ पर डिस्क थ्रो मुकाबलों में पाकिस्तान के हैदर अली ने 51.53 मीटर डिस्क फेंककर गोल्ड मेडल जीत लिया। 28 अक्टूबर तक जारी रहने वाली इन गेम्स में पाकिस्तान के 11 एथलीट्स शरीक हैं, जबकि हीरो पाकिस्तानी हैदर अली इससे पहले टोक्यो ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा जीत चुके हैं। तो चले उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर अली, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। बताइएगा, पैरा एशियन गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी आपने की है, गोल्ड मेडल जीता है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पैरा एशियन गेम हंगजू चाइना में जो हो रही है उसमें मैं आया हूँ।
और आप सबकी दुआओं से, अल्लाह ताला के ख़ास करम से मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये मेरे लिए बड़ा खुशी का मुकाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पाकिस्तान का झंडा लहराया गया, साथ तराना बजा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हैदर गालिबन जो जी के वो भी देख के मुझे लग रहा है कि आपका ताल्लुक गुजरांवाला से है, वहाँ तो ज़्यादातर पहलवानी का शौक होता है, तो ये डिस्क थ्रो का शौक आपको कैसे हो गया? जी, जैसा कि हमारा शहर गुजरांवाला है, वहाँ पर पहलवानी का ज़्यादा शौक है। मेरे वालिद और दादाजी भी शुरू से पहलवान थे, लेकिन कॉलेज लाइफ से ही मुझे ये ज़रा एथलेटिक्स का शौक था। तो कॉलेज लाइफ से ही मैंने ना डिस्कस थ्रो में और कुछ और इवेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह पहले नेशनल लेवल, फिर इंटरनेशनल लेवल और फिर अल्लाह ताला का ख़ास करम हुआ कि मैंने इस डिस्कस थ्रो में ही कंपटीशन खेलता गया और आज मैंने डिस्कस थ्रो में। अच्छा हैदर, इससे पहले क्यों ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा जीता था, उस हवाले से भी कुछ बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले मैंने टोक्यो पैरालंपिक्स में पाकिस्तान हिस्ट्री का पहला गोल्ड मेडल जीता था। तो मेरे लिए तब भी खुशी का बहुत बड़ा दिन था कि मैंने पाकिस्तान का, अपने प्यारे मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। तो अभी जैसा कि मैं चाहता हूँ कि जैसा मैंने मतलब इस फील्ड में आया हूँ, तो हमारी जो यंग जनरेशन है वो कैसे इस फील्ड में आए। तो ये हुकूमत और इदारों को चाहिए कि ये मतलब कि कॉलेज स्कूल लेवल से ये मतलब चीज़ें, एनवायरनमेंट या ये मतलब स्पोर्ट्स की चीज़ें देना शुरू हो, ताकि मतलब बच्चा जितनी जल्दी इस गेम की तरफ आएगा उतनी जल्दी मतलब इन चीज़ों को पिक करेगा। तो हुकूमत को चाहिए कि स्कूल, कॉलेज, अंडर 12, अंडर 13, 14 से बच्चों को इन मुख्तलिफ गेमों में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, उनको सहूलतें दी जाएँ ताकि बच्चे इनकी तरफ आ सकें। और मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, मुझे भी सारी मतलब फैसिलिटीज़, कैश प्राइज, PSB पंजाब, पाकिस्तान वापडा और बाकी जो जितने जी अदारे हैं उनको चाहिए कि सपोर्ट करना, ताकि मैं नेक्स्ट मैंने क्वालिफाई कर लिया है पेरिस पैरालंपिक्स के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का झंडा वहाँ भी लहराया जाए। मेरी पूरी कोशिश होगी और मेरी कोशिश में अगर उनका साथ होगा तो फिर ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग हो सकेगी और अल्हम्दुलिल्लाह मेडल भी जीत सकूँगा। और मैं शुक्रिया अदा करना हूँ पाकिस्तान वापडा के, नेशनल पैरालंपिक कमेटी का और ख़ास तौर पर एसोसिएट का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा हैदर, बैठ के उनकी वजह हुकूमत की तरफ से इस किस्म के स्पोर्ट्स को कितनी सपोर्ट मिलती है, और आप कोई अगर अपील करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। जी, जैसा कि अभी हम पैरा एशियन गेम में आए हैं तो इसके लिए हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का और नेशनल पैरालंपिक कमेटी का कि जिन्होंने आन वक्त में सारी चीज़ें मतलब प्रोवाइड की और हम इस मेगा इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप कामयाब होते रहें, मुल्क का नाम रोशन करते रहें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहें। और ये डिस्क थ्रो बड़े ज़बरदस्त ये मुकाबले हैं जो कि मेरा ख्याल है कि उस तरह पजीराई इस खेल को पाकिस्तान में नहीं मिल रही, लेकिन अगर आप जैसे खिलाड़ी मौजूद होंगे जो पाकिस्तान को बाहर जाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अच्छा खेल भी पेश कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर ये पजीराई भी मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है और आप जीत कर आए हैं। बहुत सारी मुबारकबाद एक बार फिर से आपको। अब नाज़रीन एक वक्फ़ा हमें लेना है, वक्फे के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। और अभी बड़ी ज़बरदस्ती मेहमान मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुकी हैं और मैं थोड़ा सा पहले इनके हवाले से आपको बताती हूँ ताकि फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी काम किए हैं। तो जिक्र जनाब अब होगा उस इवेंट का जिसका इंतज़ार जनाब स्टार्टअप्स के ख्वाहिशमंद नौजवानों को बेसब्री से है। एंटरप्रेन्योर्स का सबसे बड़ा इवेंट है ये 92 डिस्टरप्ट, जो कि अगले माह होने जा रहा है। 11 और 12 नवंबर को ये इवेंट कराची के मकामी होटल में मुनक्किद होगा। इस इवेंट का मकसद पाकिस्तानी और इंटरनेशनल स्टार्टअप्स के दरमियान फासले मिटाना है, लेकिन
इसके साथ साथ ये पाकिस्तानी स्टार्टअप्स के लिए बैरून मुल्क सरमायाकारों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराने का बेहतरीन मौका भी है। ये इवेंट जो है कैटलिस्ट लैब के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद किया जा रहा है और इस इदारे की सरबराह हैं जहां आरा साहिबा, जो कि इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। एक मारूफ शख्सियत है, बिजनेस विमेन है और ख़ुद भी एंटरप्रेन्योर हैं और अब ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सारा काम कर रही हैं। तो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन पाशा की साबिक सदर रह चुकी हैं और नेस्ट आयो की भी सरबराह रह चुकी हैं। तो माशाल्लाह एक तवील आपका इंट्रोडक्शन था, इससे ये पता चलता है कि आपकी इस फील्ड में कितनी मेहनत है। तो वेलकम टू आवर शो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, बात अब ये है कि बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स मौजूद हैं जो कि सोच तो रहे हैं, लेकिन कहाँ क्या कैसे किया जाए, आइडिया क्या ठीक रहेगा नहीं ठीक रहेगा। पहले तो मुझे ये बताएगा कि रुझान आप कितना देख रही हैं स्पेशली यंगस्टर्स का कि वो अपना एक नया स्टार्टअप लेके चलना चाह रहे हैं। देखें, एक ज़माना था जब हम लोग पहले भी बात कर रहे थे शो के शुरू होने के पहले कि लोगों को पता नहीं था कि अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं। इसलिए कि जब वो चाहे वो घर में फैमिली की तरफ से या उस्तादों की तरफ से यही होता था कि तुम मेहनत करो, इम्तिहान पास करो, अच्छे जॉब में लग जाओ तो तनख्वाहें अच्छी मिलेंगी और फिर वो फॉर लाइफ मोर और लेस जॉब हो जाती है। आजकल फॉर लाइफ भी नहीं होती, लोग चेंज भी करते हैं जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर मिलती हैं। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों ने देखना शुरू किया कि अगर हमारा कोई आइडिया है, हम भी तो देख रहे हैं ना पाकिस्तान में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या पाकिस्तान के बाहर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम कोई प्रोडक्ट या कोई कंपनी शुरू कर सकते हैं जो उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो अब हम देख रहे हैं कि लोग एजुकेशन का हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो बहुत से स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिन्होंने शुरू किया है कि हम एजुकेशन, चाहे वो अंग्रेज़ी में हो, उर्दू में हो, पश्तो में हो, हर ज़बान में एजुकेशन हम तोड़ के वो पीसेस में बना के लोगों को थ्रू स्मार्टफोन्स डिलीवर कर सकें या थ्रू वेबसाइट डिलीवर कर सकें। आजकल अगर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है या कंप्यूटर नहीं है तब भी शेयर करके भी ग्रुप्स में, कम्युनिटीज़ में अवेलेबल है, तो लोग जा सकते हैं और वहाँ जाके रोज़ 2-3 घंटे के लिए सीख सकते हैं। तो इसी तरह हेल्थ केयर में आप देखें कि एक्सेस टू डॉक्टर्स बहुत मुश्किल है, मगर यह है अब ऑनलाइन, ख़ास तौर पे ख़वातीन में आपने देखा होगा मेडिसिन पढ़ तो लेती हैं मगर उनमें से बहुत कम परसेंटेज ऐसी हैं जो प्रैक्टिस करती हैं। और उनको, जैसे हमारी एक दोस्त हैं जो एक कंपनी रन करती हैं हेल्थ केयर की, वो कहती हैं उनको हम डॉक्टर ब्राइड्स कहते हैं इसलिए कि वो इसलिए पढ़ती हैं कि लोग कहते हैं इनको शादी के ज़्यादा चांसेस अच्छे मिल जाएंगे, अच्छी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा डिस्टर्ब 92 के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। मुझे जहाना साहब ये बताइएगा कि ये तो सबसे पहले तो ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कि जाहिर है कि वो बहुत सारे नौजवान जो कि इस वक्त डिग्रीज़ लेके हाथों में बैठे हुए हैं और थोड़ी बहुत सेविंग्स उनके पास हैं और वो कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन रिस्क लेने से डरते हैं। अब ये इवेंट जो है इसमें कौन कौन से ममालिक से लोग आ रहे हैं अपनी आइडियाज़ लेकर, और वो नौजवान जिसके हाथ में थोड़ा बहुत कैपिटल मौजूद है और वो कुछ करना चाहता है, उसको आप लोग किस तरह एंटरटेन करेंगे इस कॉन्फ्रेंस में? उनके लिए क्या कुछ है आपके पास? अच्छा, इसमें मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए एक स्मॉल परसेंटेज है स्टूडेंट्स के लिए जो आके देखें कि क्या बातें हो रही हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किससे मैं मिल सकता हूँ या मिल सकती हूँ, कोई वहाँ पे आया हुआ है जिसके साथ शायद जॉब कर सकूँ या उससे सीख के कोई बिज़नेस शुरू कर सकूँ। फिर स्टार्टअप्स के लिए है कि जिन्होंने शुरू किया है बिज़नेस मगर अब उसको वो बढ़ाना चाह रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बट बाहर के मुल्कों में, तो यहाँ पे उनको पार्टनरशिप्स का जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लोगों से सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि स्केल करने में क्या इन्वॉल्व्ड है। दूसरे इन्वेस्टर्स भी होंगे वहाँ पे। अब तो पाकिस्तान में भी काफ़ी इन्वेस्टर्स आ गए हैं और बाहर से भी कुछ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो उनके लिए हमने एक सेपरेट सेगमेंट भी रखा हुआ है, ऑफिस आवर्स उसका नाम है। अच्छा। उसमें ये हम करते हैं कि पहले से जब लोग रजिस्टर करते हैं तो हम उनको मैच कर देते हैं सही इन्वेस्टर के साथ। सही। तो उनको 15-20 मिनट अलग मिल जाता है एक इन्वेस्टर के साथ जिससे बातचीत करें, पिच करें। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट भी उस वक्त मिले, मगर ये फर्स्ट कॉन्वर्सेशन हो जाता है, उसके बाद आप उसको फॉलो थ्रू करें। फिर प्रोफेशनल्स के लिए भी है, बहुत से प्रोफेशनल्स हैं आजकल, देखें अनसर्टेनिटी बहुत है जॉब मार्केट में कि क्या पता कब जॉब लूज़ कर लें, तो वो भी सोच रहे हैं कि देखें हम देखें कोई अपॉर्चुनिटी है कि हम भी अपनी बिज़नेस शुरू कर सकें।
तो वो लोग भी आते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग इन्वेस्टर्स भी ढूंढ रहे हैं। हालांकि लोग बहुत कह रहे हैं कि नहीं अब इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, मगर हमारे 9 to Disrupt में हमें मुख्तलिफ़ इन्वेस्टर्स ने कहा हुआ है कि तकरीबन 8-9 इन्वेस्टमेंट्स के अनाउंसमेंट्स हमारे इवेंट में होंगे। ज़बरदस्त, क्या तो बात है। इससे मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए कि पैसे हमें नहीं मिल रहे मगर हमारे यंगस्टर्स को मिल रहे हैं जो बिज़नेस शुरू करेंगे तो लोगों को एम्प्लॉय भी करेंगे, अपनी बिज़नेस ग्रो करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। अच्छा, जहाँ आपने अनाउंसमेंट की बात की है तो वहाँ आपकी बात ना हो ये बिल्कुल ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि आप इससे पहले से ये करवा रही हैं कॉन्फ्रेंस भी और इस तरह ये मीटअप्स करा रही हैं आप, और आइडियाज़ भी शेयर हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही हैं, बड़ी अच्छी बात है ये। वैसे आपको ये ख्याल कब आया कि मुझे कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए और मुझे इस तरह से अपने पाकिस्तान के नौजवानों के लिए या फिर पाकिस्तानियों के लिए कुछ करना चाहिए? लेकिन जब मैं वापस आई थी, मैं हांगकांग में बड़ी पली हुई, मेरे वालिद बैंकर थे। जब हम लोग वापस आए हैं तो मैंने एक छोटी सी कंपनी खुद शुरू की थी अपने फ्रेंड्स के साथ। उसमें मुझे समझ में आया कि चैलेंजेस क्या होते हैं, और उस ज़माने में वो टेक कंपनी थी तो मैंने पाशा ज्वाइन कर लिया। फिर पाशा में मैं सदर के तौर पे भी आ गई। मैं जब कंपनीज़ को देखती थी पाकिस्तान में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर वगैरह में, मैं देखती थी कुछ लोग तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और उनको सपोर्ट भी अच्छी खासी मिल रही है, मगर बहुत से हैं जो बहुत यूनिक काम कर रहे हैं मगर उनको मालूम नहीं है कि कहाँ जाएं, किससे एडवाइस लें, किससे इन्वेस्टमेंट लें। तो मुझे समझ में आया कि देखें ये एक सेक्टर है जो पाकिस्तान को बिल्कुल चेंज कर सकता है, तो इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो तब मैंने फिर पाशा में रहते ही नेस्ट IO शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ में जाके और कुछ इवेंट्स करके लोगों को बताया कि अगर आप अपनी बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं आप हमारे पास आएँ, हम आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे, हम आपको एडवाइस देंगे। आप अगर जैसे रिटेल में काम करना चाहते हैं, हम रिटेल एक्सपर्ट से आपको मेंटरिंग दिलवाएंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम उन एक्सपर्ट्स से आपको मिलवाएंगे। तो इस तरह वो शुरू हुआ। तकरीबन नेस्ट IO में मेरे ख्याल में 217-220 स्टार्टअप्स आए। फेलियर्स होते हैं, दुनिया भर में होते हैं। अगर आप बिज़नेस शुरू करेंगे पहली बार शायद नहीं सक्सेसफुल हो, दूसरी बार, तीसरी बार, ऐसे कई स्टार्टअप्स मैंने देखे हैं जो पहली, दूसरी या तीसरी बार वो बहुत सक्सेसफुल हो गए, बाहर मुल्कों में भी हैं। सही कह रही हैं आप। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ख़वातीन के हवाले से बात करूंगी, विमेन एम्पावरमेंट की बात करूंगी। अब आपको पता है, अभी आपने कोई डॉक्टर्स की बात की कि उनको पता होता है कि भाई हम अगर इतना पढ़ भी जाएंगे तो उसके बाद हमारी तो शादी हो जानी है, तो हमें क्या ज़रूरत है। लेकिन शादियों के बाद जो आजकल के हालात हैं, एक खातून का इंडिपेंडेंट होना पहले की निस्बत अब ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब अकेला बंदा अपने घर को रन नहीं कर सकता। अब उन ख़वातीन के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं कि जिनके पास कैपिटल तो नहीं है, स्किल ज़रूर है, उनके लिए क्या है? देखें, जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने तो अब ये प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं, जो घर से वो अपनी मेडिकल एडवाइस पेशेंट से कनेक्ट होके इंटरनेट पे दे रही हैं, उससे पैसे कमा रही हैं। सही। तो उसमें उनको घर भी छोड़ के नहीं जाना पड़ता और वो अपनी प्रैक्टिस भी कर सकती हैं, मेडिकल प्रैक्टिस। और जो हैं, आपने देखा होगा बहुत सी ख़वातीन अब घर से, चाहे वो फूड की बिज़नेस हो, फैशन की बिज़नेस हो, कंसल्टिंग की बिज़नेस हो, बहुत सी एक्सपर्टीज़ है लोगों के पास, मगर घर से निकलना पूरे दिन के लिए उनके लिए शायद पॉसिबल ना हो, तो वो बिज़नेस अपने घर पे शुरू कर देती हैं। और फिर जब वो थोड़ा सा स्केल हो जाता है, पैसे बनने लगते हैं, प्रॉफिटेबल होने लगता है, फिर वो ऑफ़िस लेती हैं और फिर ऑफ़िस वो अपनी ख्वाहिश के हिसाब से हाफ डे के लिए जाती हैं और लोगों को रख लेती हैं जो फिर उसको चलाते रहते हैं। तो उनके सपोर्ट के लिए अब इन्वेस्टर्स भी काफ़ी इन्वेस्ट करने लगे हैं ख़वातीन में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बस दुनिया भर में। इसलिए कि उन्होंने देखा है कि ख़वातीन जो हैं वो कमिटेड बहुत होती हैं, सेल्फलेस होती हैं, और वो काम जब बढ़ाना चाहती हैं तो बहुत शौक से अपना बिजनेस बढ़ाती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें जारा साहब एक चीज़ ये, तो इन अदर वर्ड्स आप लोग बिज़नेस पाकिस्तान लेके आ रहे हैं, तो आप लोगों का कोई गवर्नमेंट लेवल पे भी कोई आप लोगों की मीटिंग या इस तरह की कोई आपस में कांटेक्ट हुआ है कि भाई हम ये चीज़ कर रहे हैं और इसको बड़े लेवल पे भी लेकर जाना चाह रहे हैं, आपकी किसी तरह की कुछ सपोर्ट जो कि हमें दरकार हो, कुछ ऐसा है या फ़िलहाल नहीं? तो मैं PM की टास्क फोर्स पे हूँ जो IT और डिजिटल इकोनॉमी की है, और काफ़ी दिनों से हूँ। तो एडवाइस हम लोग देते रहते हैं। हमें सिर्फ कंसर्न ये है, हमें गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि जो भी पॉलिसी आप बना रहे हैं ना, उसको कंसिस्टेंट रखें, जिसमें जो इन्वेस्टर हो या बाहर से जो आके काम करना चाह रहा हो, उसको ये अनसर्टेनिटी ना हो कि आज तो इनके यहाँ ये पॉलिसी है और कल ये हो जाएगी। बिल्कुल, ये तो प्रॉब्लम एक है। जी, तो इस पे बात होती रहती है, स्टेट बैंक से भी बात होती रहती है। मेरे ख्याल में अब समझने लगे हैं लोग कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और इसको कैसे एड्रेस करें, मगर
स्लो एंड स्टडी, इसको आराम आराम से कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और सिर्फ मैं नहीं बल्कि बहुत अब काफ़ी लोग हो गए हैं जो उनको एडवाइस देते रहते हैं कि देखें फिनटेक के एरिया में क्या करना चाहिए। बैंक्स हमारे यहाँ रीच नहीं कर पा रहे हैं सब पूरे पॉपुलेशन को, तो ये जो स्मॉल फिनटेक्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, इनका काम जो है अप्रिशिएट भी हो रहा है। स्टेट बैंक भी उनको लाइसेंस देना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो अब मुझे बहुत ऑप्टिमिज्म है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, और इंशाल्लाह ऐसा ही रहेगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि वो नाजरीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं जो कि स्टार्टअप्स के ख्वाहिशमंद तो हैं, लेकिन आपने कहा ना कि एक बार आप फेल होंगे, दूसरी बार होंगे, तीसरी बार होंगे, लेकिन वो रिस्क ही नहीं लेना चाहते। और आपने ये भी कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आप समझ रहे हैं चीज़ों को, तो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। आप काउंसलिंग कैसे करेंगी वो लोग जो इस वक्त देख रहे हैं जिनको यही नहीं पता कि स्टार्टअप होता क्या है और ये ज़रूरी क्यों है, उनके लिए ज़रा बताइए। देखें, अच्छी बात यह है कि जब हम लोगों ने शुरू किया था नेस्ट आयोग, उस वक्त शायद एक तो पंजाब गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था प्लान 9 का, और फिर एक लम्स में था, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा था मुल्क में। अब जो है HEC जो हायर एजुकेशन कमीशन है, उसने ये कह दिया है कि हर यूनिवर्सिटी में एक इंक्यूबेशन सेंटर होना चाहिए। और इंक्यूबेशन सेंटर इसीलिए होता है कि अगर आपका कोई आइडिया हो, उसको आप डेवलप करना चाहें बिजनेस के तौर पे, तो आपको वहाँ एडवाइस मिलती है कि किस तरह करें। तो अब जब हर यूनिवर्सिटी में, हर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में ये है, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स खुल गए हैं, हमारा कैटलिस्ट लैब्स है, मुख्तलिफ I2I एक है जो एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, तो अब बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो आप एडवाइस चाहें तो बहुत से लोग हैं जो आपको अवेलेबल हैं, मगर ये है कि आपको अपनी सीरियसनेस भी दिखानी होती। तो आपके पास अगर मैं एडवाइस के लिए आऊँ और एक बार आऊँ और आपने मुझे कुछ एडवाइस दी है, मैं उसको फॉलो ही ना करूँ, फिर आ जाऊँ थोड़े दिन बाद कि देखें तो आप ये तो सीरियस ही नहीं है, वही तो आप जब मेंटर के पास जाएं, ज़रूरी नहीं कि हर बात आप उसकी माने, मगर जो चीज़ आपको समझ में आए कि इसको फॉलो करना चाहिए, फॉलो करें, फिर वापस जाएं कि देखें अब मैंने ये कर दिया है, उसका ये रिजल्ट हुआ है, अब आप बताएं कि मैं क्या करूं। तो फिर तो मेंटर भी आपको वक्त निकालेगा, आखिर उसका भी तो वक्त बिल्कुल जो है ना वो कीमती है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जहाना साहब एक चीज़ और है, क्योंकि हमारे इस शो में माशाल्लाह बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं, किसी ने छोटा ट्रैक्टर तैयार किया है, कोई थोड़े दिनों पहले कुछ बच्चे आए थे जिन्होंने एक मतलब ऐप के थ्रू चलने वाला वेंटिलेटर रेडी किया था कि आप एक बटन क्लिक करेंगे और वेंटिलेटर चल पड़ेगा, आपको हॉस्पिटल जाके किसी मतलब असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है कि जो आपको वो चला के देगा। इसी तरह बहुत सारे बच्चे आते हैं, वाटर प्यूरीफाइंग मशीन बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहा है। मसला उनके साथ ये होता है कि उनके पास आइडियाज़ भी होते हैं, वो मेहनत करने को तैयार भी होते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही होते हैं जो कि वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स के साथ अपने प्रोडक्ट्स को रेडी कर रहे हैं। लेकिन जब उनसे मैं ये पूछती हूँ ना कि मार्केट में क्या किसी ने आपको अप्रोच किया, किसी ने आपसे रब्ता किया कि वो आए और आपसे फैसिलिटेशन लें, तो उसका जवाब नहीं में होता। इसकी वजह क्या है? देखें, कोई आपके पास नहीं आएगा। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आप ये सोच लें, आपके पास कोई नहीं आएगा, आपको कई 100 लोगों के पास जाना पड़ेगा कि देखिए मैंने ये किया है, और उसमें से किसी को कॉन्फिडेंस होगी तो वो फिर आपको एडवाइस भी देगा, शायद कस्टमर से भी कनेक्ट कर दे। ज़रूरी नहीं है इन्वेस्टमेंट हो हर बार। कुछ बच्चे हमारे पास आए थे जिनको हमने कनेक्ट किया है कि देखो ये काम जो है ना फला ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसके लिए जो है ना बेनिफिट करेगा, तो हम आपको कनेक्ट कर देते हैं। इसलिए कि कनेक्शन भी रिलेशनशिप्स के थ्रू होते हैं, और ये बच्चे जो हैं इनको ज़रूरी नहीं है कि वेल कनेक्टेड हों। सही कह रही हैं। तो हमारा काम यही है कि या तो इन्वेस्टर से कनेक्ट करें, या एडवाइस खुद दे दें, और या फिर ऐसे किसी शख्स से या कंपनी से कनेक्ट करें जो उनका इस्तेमाल करके प्रोडक्ट देख ले कि ये चलता भी है या नहीं। देखिए, हम जो बनाएंगे वो तो हम समझेंगे बेहतरीन है, उसको जब तक कोई और टेस्ट करके नहीं बताएगा कि ये वाकई हो सकता है। तो हमने देखा है, फिर उन कंपनीज़ ने इन्वेस्ट किया है, उन्होंने फिर उस प्रोडक्ट को अपनी कंपनी में भी इस्तेमाल किया है और जगह भी रेकमेंड किया है कि देखें ये प्रोडक्ट अच्छा है। मगर ये है कि इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं, मगर आपको परसिस्टेंट थोड़ा मोटिवेटेड भी रहना पड़ेगा, मोटिवेटेड रहना पड़ता है, और ये मुझे मालूम है आसान नहीं है। जो भी एंटरप्रेन्योर होता है वो आसान समझ के नहीं जाता है इस एरिया में। सही कह रही हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा ज़रा अपना मुझे मैकेनिज्म बताएं जो 9 to Disrupt है, इसमें कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि बड़ी कंसर्न भी हैं और आप लोगों के साथ सीरियसली काम हो रहा है, तभी तो ये सिलसिला आगे भी चल रहा है। तो इसके लिए आप लोग किस तरह इंगेज करते हैं लोगों को, और कैसे आपको ये पता चलता है फिर कि हाँ ये भी इंटरेस्टेड और हम भी, और हमें इनको साथ आगे लेके चलना?
देखें अभी पहले तो अमेरिका से भी काफ़ी लोग आते थे, आजकल जो हालात हैं तब भी कुछ लोग आने को तैयार हैं, मगर मिडल ईस्ट अब बहुत काफ़ी उसकी इकॉनमी बढ़ गई है। यूएई है, सऊदी अरेबिया है, यहाँ से अब लोग काफ़ी आते हैं, यूके से लोग आते हैं और वो यही देख रहे हैं कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है। देखें हम सिर्फ हमारे एंटरप्रेन्योर्स को सिर्फ देखने नहीं आते, हमारी मार्केट भी स्टडी करने आते हैं, हमारा बिग कस्टमर बेस है उसको देखने आते हैं कि अगर उनके पास और कोई स्टार्टअप हो या कंपनी हो जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया हो तो किस तरह इन लोगों को दोनों को लिंक करके इस मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सब भी करते हैं। तो इंटरेस्ट पाकिस्तान में बहुत है, मगर ये है कि वो ये भी देखते हैं कि पॉलिसीज़ क्या हैं, लोग कैसे हैं। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि उनको यहाँ लाना पड़ता है। हम जाके जितना भी उनसे कहें ना कि पाकिस्तान बहुत अच्छी मार्केट है, वहाँ टैलेंट बहुत है, ये है वो है, वो तो कहेंगे आपका मुल्क है, आप तो कहेंगी ना। तो जब वो यहाँ आते हैं और ख़ुद देखते हैं तो फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और इसी तरह आप देखें जैसे बाइकिया में जो इन्वेस्टमेंट हुआ था, वो हम जब यहाँ इन्वेस्टर आया था हमारी कॉन्फ्रेंस में उसने पार्ट लिया था, उनका कॉन्वर्सेशन हुआ था बाइकिया के जो फाउंडर हैं उनसे, उसके बाद वो फॉलो ऑन कॉन्वर्सेशन होता रहा और बाद में जाके इन्वेस्टमेंट हुआ। उसी दिन नहीं हुआ या उसी कॉन्फ्रेंस में नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट कांटेक्ट तो हो गया। इसी तरह काफ़ी कनेक्शंस हुए हैं कॉन्फ्रेंस के थ्रू। कॉन्फ्रेंस का काम ही ये है कि एंगेजमेंट होनी ज़रूरी है। और अब देखें आपकी जो हमने जैसे ट्रैक्स रखे हुए हैं उसमें म्यूजिक पे भी बात हो रही है। अच्छा, म्यूजिक भी एंटरप्रेन्योरशिप के एंगल से आप देखना बहुत सारे सिंगर्स आते हैं जो कि डेली बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि अपनी वीडियोस अपने नहीं बना के लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह है कि बड़ा मुश्किल है जगह बनाना, क्या करें, पूछते हैं वो। और फिर आप देखें कंटेंट क्रिएटर्स बहुत से हैं। अब आप देखें कंटेंट जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। तो उसका भी एक हमने पैनल रखा है जो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं। मतलब कोई जगह छोड़ी नहीं हमने। फिर पॉडकास्ट आपने देखा होगा बहुत होने लगे, तो उस पर भी एक पैनल हमने रखा है। और फिर ऐसे लोग भी हैं जैसे यूनिलीवर के चेयरमैन हैं आमिर पराचा साहब, उनको मैंने बुलाया है, उनसे एक फायरसाइड चैट। वो आजकल बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने लगे हैं वेज स्केल्स के बारे में कि किस तरह आपको मेंटेन करना होता है, जिसमें अपने एम्प्लॉइज़ को सपोर्ट करें। और मुख्तलिफ एरियाज़ में उन्होंने काम किया है, तो उनके साथ और उन्होंने अपने को भी बिल्ड किया है। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि जैसे मैंने IBA में अप्लाई किया था तो उन्होंने मुझे फेल कर दिया, मुझे दाखिला नहीं दिया। तो इस तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं। इसमें इंस्पायरिंग के अलावा लोगों को समझ में आता है कि ये भी नॉर्मल इंसान था जो यहाँ तक पहुँचा, तो अपनी मेहनत से। बिल्कुल। मैं तो आपसे बातें करते हुए सोच रही हूँ कि जो ऑटो इंडस्ट्री है ना, वहाँ से भी कोई आए और जनाब बाहर से जो इन्वेस्टर्स हों उनको बुलाए, यहाँ गाड़ियाँ भी सस्ती हों, अपनी बनने लगे जो कि नहीं बनती। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे जहारा साहबा जानना चाहूँगी कि मैंने ये भी नोटिस किया है कि हमारी यंग जनरेशन का एक अच्छा खासा हिस्सा है जो कि इस कोशिश में है कि हमें अमेज़ोन में जॉब मिल जाए, हम यहाँ बैठ के ऑनलाइन बस बाहर लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें, हमें डॉलर्स में पैसे आते रहें। उनको ये सोच ही नहीं है कि जनाब अपने मुल्क में अपने तौर पर कुछ अपना शुरू किया जाए कि यहीं पे सब कुछ हम एक वेल सेटल्ड बिजनेस चला सकते हैं। क्या वजह है कि लोग ये प्रेफर करते हैं कि हम ऑनलाइन बाहर सर्विसेज दे देंगे, यहाँ हम कोशिश नहीं करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में दोनों तरह के लोगों की ज़रूरत है। जैसे मुझसे लोग कहते हैं पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, बाहर के मुल्कों में नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं या अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, इनको रोकना चाहिए। मैंने कहा क्यों रोकना चाहिए? इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर उसमें से कुछ लोग चले जाएंगे और गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन में काम कर लेंगे तो यहाँ वापस एक तो पैसे भेजेंगे अपने फैमिलीज़ के लिए, दूसरे कनेक्शंस बनाएंगे जो उनके काम आएगा और उनके दोस्तों के पाकिस्तान में जो हैं उनके काम आएंगे। तीसरा ये है कि अगर यहाँ से बैठ के आप अमेज़ॉन पे सर्विसेज बेच रहे हैं, कोई बात नहीं, वो भी करें, मगर वो परमानेंस उसमें कोई नहीं होती। अगर कोई आप ऐसा बिजनेस शुरू करें जो आप बिल्ड कर सकें, यही मेरा पॉइंट जी बिल्कुल, तो आप सही कह रही, तो उसमें ज़रा लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। मगर आप देखें फाइनेंशियल हालात इस मुल्क के ऐसे हैं कि लोग सोचते हैं कि अभी तो ये कर लें, उसके बाद देख लेंगे। तो मेरे ख्याल में करने देना चाहिए। एंटरप्रेन्योर को आप बता नहीं सकते कि ये मत करो या ये करो, वो ट्राई करके चाहे वो फेल हो जाए, वो कहते हैं ये एक्सपेरिमेंट मुझे करना है। सही कह रही हैं आप। और इसी से वो फिर सीखता है और फिर आगे बढ़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब ये 9 to डिस्टर्ब, ये जैसा कि अभी आपने मुझे इतनी सारी कैटेगरीज इसकी बताई हैं, और तो मुझे फॉर श्योर इसमें आप लोगों को काफ़ी टाइम लगा होगा सब कुछ लाइन अप करने में, उसके बाद सब ऑर्गेनाइज करके आपने डेट अनाउंस करने में। कुछ बताएंगे सफ़र कैसा रहा, कितना वक्त लगा और किस किस तरह कॉन्टैक्ट्स हुए?
देखें मेरी टीम जो है ना वो बहुत ऑसम है। अच्छा, ऑसम है, ज़बरदस्त। और सब दे आर आइदर इन देयर 20s या 30-31, मतलब इससे बड़े उम्र के नहीं है, मगर वो पैशनेट है अपने काम के बारे में। सही। और तो दे मेक मी लुक गुड। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि काम वो करते हैं मगर लोग तारीफ मेरी करते हैं। ज़बरदस्त। तो उन्होंने सबने, हम सब बैठ के डिस्कस करते हैं। कभी कभी मेरे आइडियाज़ वो लोग शूट डाउन कर देते हैं कि नहीं ये लोग नहीं सुनना चाहते हैं, और कभी कभी उनके आइडियाज़ पे मैं कमेंट करती हूँ। तो हम लोग इसी तरह बैठ के हमने तय किया कि देखें इस एरिया में लोग इंटरेस्टेड हैं, और वो भी सिंस वो 20s-30s के एज में उनको पता है कि लोगों की किस चीज़ में दिलचस्पी है। फिर लोगों से बात की और सपोर्ट इतना अच्छा मिलता है। अब जैसे अब आप फैसल कपाडिया को आप बुला रहे हैं म्यूज़िक, उसमें नताशा बेग को बुला रहे हैं, और उसमें खान FM जो स्पॉटिफाई के हैं वो उसको मॉडरेट कर रहे हैं, तो जब तक वो हाँ नहीं कहेंगे, बिल्कुल उनका टाइम भी तो बहुत वैल्यूएबल है। ऐसा ही है। तो उन्होंने हाँ कह दिया। ये जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा हाँ हम आके शेयर करेंगे कि हम किस तरह कंटेंट डेवलप करते हैं, जिसमें कोई आपके ऑडियंस में बनाना चाहे कंटेंट तो उसको पता चले कि उसमें क्या मुश्किलात हैं, या पॉडकास्ट शुरू करने में क्या मुश्किलात हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री में आने में क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये लोग जब तक शेयर नहीं करेंगे ना, जब तक दूसरे कैसे सीखेंगे। सही। तो विदाउट द सपोर्ट, और फिर स्पॉन्सर्स जो हैं हमारे, वो अगर पैसे ना दें तो हम कॉन्फ्रेंस कर ही नहीं सकते। तो उनका सपोर्ट, उनकी फेथ कि ये कर सकते हैं, हम इनको पैसे देंगे तो ये डिलीवर करेंगे, एक्सिक्यूट करेंगे, हम भी अच्छे लगेंगे, हम सपोर्ट कर रहे हैं यंगस्टर्स को, स्टार्टअप्स को, वुमेन को, सबको। तो मेरे ख्याल में इसमें इन्वॉल्वमेंट सबका होता है। फिर इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना टाइम निकाल के आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये आउटरीच बहुत ज़रूरी होती है, सबसे बातचीत करना, सबसे कहना, और फिर जब आप एक बार कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल हो जाए तो दूसरी बार थोड़ा सा आसान फिर थोड़ा सा आसान हो जाता है। सही कह रही हैं। फिर अगली बार तो हम लोग ये 2017 से कर रहे हैं हर साल। कोविड के दरमियान हमने सिर्फ ऑनलाइन की थी, लेकिन छोड़ा नहीं, मगर मुश्किल बहुत था, इसलिए कि ऑनलाइन करना और लोगों की अटेंशन रिटेन करना 2 दिन तक बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी, बेसिक भी कह सकते हैं, या एक आम से बंदे के जहन में जो बात होती है, जो कि मास्टर्स करने के बाद या फिर बैचलर्स करने के बाद डिग्री तो उसके पास है, लेकिन वो परेशान है कि उसके पास जॉब नहीं है और वो कुछ करना चाहता है। तो पाकिस्तान में जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, इकोनॉमिकली भी सिचुएशन अगर आप देखें कि हमें पता है जनाब ये वाली इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, ये वाली बिल्कुल रुकी हुई है, ये नहीं चल रही है, बस धक्का स्टार्ट ही है। आप क्या मशवरा देंगी एक यंगस्टर को जो कि पढ़ने के बाद कुछ करने का सोच रहा है और आपकी नज़र में इस इंडस्ट्री में उसके लिए स्कोप है और अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो कर सकता है, वो कौन सी है? देखिए, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ की कमी नहीं है, मगर ये है कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे पहले कि बैंकिंग के बारे में, ऐसा नहीं कि बैंकिंग में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बैंकिंग में मुख्तलिफ तरीके से करने की ज़रूरत है। तो यंगस्टर्स के दिमाग में ये होता है कि इस तरह हम एक्सपेरिमेंट करें तो ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए। वो जो पहले से हम जैसे लोग जो पहले से एक तरह से इंडस्ट्रीज़ चला रहे हैं और नई तरह या इनोवेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इन यंगस्टर्स को मालूम है कि नए आइडियाज़ हैं, वो ऑनलाइन भी देखते हैं, अपने दोस्तों से भी बात करते हैं, तो वो ट्राई करते हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो टेक में, तो बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एजुकेशन में है, हेल्थ केयर में है, ऑनलाइन ई कॉमर्स में है। आप देखें एक ज़माना था जब मैंने तो कम से कम कभी नहीं सोचा कि कॉमर्स इतना आगे चला जाएगा, कि मैं कभी खरीदूंगी ऑनलाइन, बिल्कुल मगर अब फल सब्जी सब कुछ मैं ऑनलाइन खरीदती हूं। ऐसा ही है, लोग ऑर्डर करते हैं क्लिक पे और जनाब सामान घर आ जाता है। खैर, बहुत सारी बातें भी आपसे जहां साहिबा और भी करनी है, और मैं खास तौर पर उन तंजीमों की बातें भी करूँगी। आजकल स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हम देख रहे हैं कोर्सेज ऑर्गेनाइज कर रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही हैं। बड़ी अच्छी बात है कि अपने यंगस्टर्स को स्पेशली IT के सेक्टर में ये चाहते हैं कि एडवांस लेवल पर लेके जाया जाए ताकि पाकिस्तान जो है वो भी कमाए, ढेर सारा ज़र मुबादला आए, बाहर से पैसा आए। तो जनाब इस पर बात और भी होगी, लेकिन अभी जनाब मुझे एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद जनाब वापस आते हैं। तो कीप वॉचिंग अस। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, जी
जी वेलकम बैक नाज़रीन। और हम नौजवानों की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं और हमें बहुत सारे मुफीद मशवरे मिल रहे हैं, तरीक़ाकार पता चल रहा है और दुनिया में क्या क्या हो रहा है ये भी हमें जानने को मिल रहा है। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर तालीम के बग़ैर हम कहें ना कि ताबराक नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ठीक बात है। हमारे यहाँ काम करने वाली मुख्तलिफ NGOs और इदारे अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जदीद तालीम के लिए नौजवानों को हर मुमकिन मदद फराहम कर सकें। ऐसा ही एक नाम सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का है, जहाँ इस वक्त हज़ारों नौजवानों को कई इक़साम के हुनर सिखाए जा रहे हैं। सैलानी का IT प्रोग्राम भी नौजवानों के लिए एक आइडियल प्रोग्राम है, जिससे वो कामयाबी की बुलंदियों को छू सकते हैं। और इस वक्त मेरे साथी एंकर फ़हीम सैलानी के IT सेंटर में ही मौजूद है, जहां वो तलबा से गुफ्तगू भी करेंगे और इस IT सेंटर के बारे में हमें बताएंगे। तो चलिए ओवर टू फ़हीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैलानी के मास IT ट्रेनिंग सेंटर में, जहाँ पर बच्चों को मुफ्त IT की तालीम दी जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है इंटरनेट के ज़रिए किस तरीके से आप अपना वक्त ज़ाया किए बिना कमा भी सकते हैं और एक अच्छे रोज़गार का जो है वो आपको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जिसकी कोई चार्जेस भी नहीं हो रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हम इनकी लैब में दाखिल हो चुके हैं और सबसे पहले मेरी कोशिश होगी कि इनके कुछ स्टूडेंट से जो है वो फीडबैक लिया जाए। उसके बाद जो है वो आपकी तमाम अहम शख्सियात से भी बातचीत करवाएंगे कि जो इस पूरे प्रोजेक्ट के रूह रवां हैं, और सैलानी के चेयरमैन साहब से, हज़रत साहब से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। फ़िलहाल जो है वो एक साहब यहाँ लैपटॉप के अंदर बड़े मसरूफ़ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आप पकड़ सकते हैं, आपके लिए ही है जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन, आप क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? मैं SMIT के अंदर जो पढ़ रहा हूँ वो AI और डेटा साइंस कर रहा हूँ। अच्छा, AI और डेटा साइंस कर रहे हैं, चलो ज़बरदस्त, थैंक यू। अच्छा जी, तो इन्होंने तो बता दिया जी कि ये किसी फ़लाह इदारे में नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, ये तो फ्रंट रॉ में बैठे हुए थे, अच्छे स्टूडेंट होंगे। हम ज़रा बैक बेंचर्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि सुनने में यही आया कि जो पीछे बैठे हुए होते हैं ना, उनको ज़्यादा पढ़ना आता नहीं है। ये यहाँ पर जो है वो एक और स्टूडेंट, ये भी लैपटॉप में लगे हुए हैं, इनसे भी बात करके देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें बताएंगे इसके बारे में, ये क्या हो रहा है? मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ? जी क्या जी, ये क्या? ये रिएक्ट का बेसिक कोड खुला हुआ है, इस पे तकरीबन अच्छा आप फंक्शंस वगैरह बना, ये रिएक्ट का फंक्शंस ओपन हुआ है। अच्छा, तो इस पर आप फंक्शंस वगैरह बना सकते हैं अंदर। जो इसका आउटकम क्या होगा? ये वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रहा है या कोई ऐप बना रहे हैं आप? वेब डेवलपमेंट के लिए। चलें, बेस्ट ऑफ लक। इस वक्त हम जिन शख्सियात के साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और मैं कराना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं इतनी हैसियत नहीं रखता कि मैं सैलानी के चेयरमैन जो है हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब से जो है वो तारुफ करवा पाऊँ। हमारे साथ हैं, हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। और उनके साथ ही जो है वो गज़ाल साहब मौजूद हैं, जो कि इस तमाम IT नेटवर्क जो कि हमने अपने आपको दिखाया इसको हेड कर रहे हैं। और इनके साथ साथ मेरे सीधे हाथ पे जो आप देख रहे हैं वो अफजल चांदा साहब हैं, जो कि एडवाइज़र हैं चेयरमैन के, और वो अपनी राय देते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं हज़रत साहब से ही शुरुआत करना चाहूँगा कि ये विज़न जो है सैलानी का और फिर IT की जानिब जो बढ़े हैं, तो मैं चाहूँगा कि आवाम तक जो है वो एक मरतबा फिर आप ये बात पहुँचाइए कि किस वजह से आपने IT की जानिब जो है वो आने की ज़रूरत समझी, और आपको लगा कि वाकई ये जो लाखों बच्चे इस वक्त तक पढ़ के निकल चुके हैं और हज़ारों जो हैं वो इनरोल हो रहे हैं, वो क्यों ज़रूरी समझा आपने हज़रत साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये कि हम मुसलमान हैं और मुसलमानों को ये पैगाम दिया गया है कि जब भी कोई काम करो तो अच्छी नीयत कर लिया करो। तो आपने सवाल किया IT के बारे में। हमारे पास जो हिंस था कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करें, तो ये गरीब मदद हुई कि 2013 में हम इस तवज्जो में लगे कि हमें पाकिस्तान में इस शोबे को आगे बढ़ाना है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब कदम रखा तो हमारा ख्वाब थोड़ा छोटा था। हमने सोचा कि हम 10,000 बच्चों को पढ़ा लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी मदद की तो हमारा ख्वाब बढ़ता चला गया। और फिर हमारी ज़बान से ये जुमला लेकर कि हम कम से कम 1 मिलियन को पढ़ाएंगे, और अल्लाह ताला ने हमारे रास्ते आसान कर दिए। और अब हमारा ख्वाब इसके बाद ये हुआ कि हम पाकिस्तान को हर साल इन्हीं बच्चों की वजह से $100 बिलियन का एक्सपोर्ट करवाएंगे, यानी $100 बिलियन का ज़रिए मुबादला पाकिस्तान में लाएंगे। वो एक बात मुख्तसर कहूँगा कि जो पहले काम हुआ था कि अल्लाह ताला ने अच्छी नीयत करवा दी थी, ये उसकी बहार है। अच्छा, ये जो डेवाथॉन का जिक्र किया है, तो मैं गज़ाल साहब से कब होने जा रहा है इसका भी बताइएगा। इस डेवाथॉन की टैगलाइन यही है कि एम्पावरिंग द यंग टेक लीडर्स, जो कि 28 अक्टूबर को हफ्ते के दिन कराची एक्सपो सेंटर में होने जा रहा है। और इंशाल्लाह ये
पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा इंशाल्लाह। तो बस चाहेंगे कि हमारे जितने भी नाजरीन हैं उनके लिए भी, यहाँ जितने बच्चे बैठे हुए हैं इनके लिए, हमारे लिए जो है पूरे पाकिस्तान के लिए, फ़लस्तीन में जो हमारे भाई हैं उनके लिए, सबके लिए जो है जो भी ज़रूरतमंद है, हज़रत साहब आप यहाँ मौजूद हैं, तो जाते जाते जो है हम चाहेंगे कि आप दुआ जो है वो एक खुसूसी तौर पर करवाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ अल्लाह, ऐ रहमान रहीम, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को सुबह क़यामत तक कायम दायम फरमा, वतन अज़ीज़ की सरहदों की हिफाजत फरमा। वतन अज़ीज़ इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मक़रूज़ मुल्क बन चुका है, गैब से हमारे सर का कर्ज जो है पलक झपकने उतार दे। वतन अज़ीज़ को आलमी बैंक और IMF की ग़ुलामी से आज़ादी अता फरमा। ऐ अल्लाह, फ़लस्तीन के मुसलमानों की इमदाद फरमा। फ़लस्तीन और इस्लाम के जितने दुश्मन हैं उनका मुकाबला अगरचे हम न कर सकें, मगर तेरे पास सबकी ताकत मौजूद है, तो हमारे दुश्मनों के नामो निशान मिटा दे। ऐ अल्लाह, ये सैलानी जो खिदमत कर रहा है और जितने भी इदारे पाकिस्तान भर में खिदमत कर रहे हैं, सबकी खिदमत को कबूल फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। जी, ये आपने जनाब विज़िट किया हमारे साथ इस ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पर IT के लिए इतना काम हो रहा है, नौजवानों को एडवांस टेक्नोलॉजी समझाई जा रही है, डिप्लोमास कराए जा रहे हैं। तो जहाँ साहबा कैसे देख रही हैं आप इसको? देखिए, बहुत ज़रूरत है टेक्नोलॉजी के बगैर आजकल कुछ नहीं हो सकता। आप जिस फील्ड में भी हों उसमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। आप अपना मीडिया का देख लें, आप फैशन में देख लें, म्यूज़िक में देख लें, आप हेल्थ केयर में देख लें, एजुकेशन में, कहीं भी ऐसी चीज़ आप कर ही नहीं सकते यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर सिखा रहे हैं, जितना बच्चियों को टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो जाएगी तो वो फिर मुख्तलिफ फील्ड्स में जाएंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। ये कितना पहले होना चाहिए था? बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो जब हम कहते हैं ना हमारे पड़ोसी मुल्क में ये हो गया वो हो गया, तो वो इसलिए हुआ ना कि एजुकेशन पे जोर दिया और टेक्नोलॉजी पे भी जोर दिया। तो चले, देर में हो रहा है मगर हो रहा है। अब इसको सपोर्ट करना चाहिए जितना कर सकें। बिल्कुल, 21 टाइम्स कहा जाता है क्योंकि एक्सपोर्ट्स हमसे ज़्यादा हैं, स्पेशली IT सेक्टर में। अच्छा, मैं एक चीज़ और जो कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है, यकीनी तौर पर आप भी सोचती होंगी इस हवाले से, ख़वातीन को लेकर, क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके जितने भी CEO लेवल के जो भी हज़रात हैं वो मर्द हज़रात हैं। क्या वजह है कि ख़वातीन, तो आजकल आप खेल देख लें, कोई भी सेक्टर देख लें, ख़वातीन पीछे नहीं है, बढ़ चढ़ कर काम करी हैं। और मेरा ख्याल है कि इल्म में, नॉलेज में ज़ाहिर सबका वही दिमाग है। ये तो नहीं हो सकता कि मर्द ज़्यादा अच्छा सोचते हैं या उनमें डिसीजन मेकिंग पावर ज़्यादा अच्छी होती है। आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है। क्या वजह है कि ख़वातीन हमारी उस तरह से आगे नज़र नहीं आती? देखें, आपने दुखती रख नहीं, ये वैसे तो आप हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, लेकिन रेयर है ना ये। नहीं, मगर एक एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए, 5 एग्जाम्पल नहीं होने चाहिए, कई 100 कई हज़ार एग्जाम्पल्स होने चाहिए। और इसीलिए हम लोग भी एज एन ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे बहुत अफसोस होता है, आप सही कह रही हैं, कैपेबिलिटी में ख़वातीन बिल्कुल कम नहीं, बहुत हद तक ज़्यादा भी हो जाती हैं। तो फिर क्यों नहीं वो वहाँ तक पहुँच सकती? देखें, मुख्तलिफ वजूहात हैं। बचपन से ये बताया जाता है कि ये रोल है लड़की का, ये रोल है लड़के का। और देखें, मतलब बॉस के तौर पे तो कभी लड़की को दिखाया ही नहीं जाता। तो ये बहुत ज़रूरी है। और फिर आप यूनिवर्सिटी में जाएं, कॉलेज में जाएं, वहाँ पे भी यही होता है। इसलिए कि जो उस्ताद होते हैं, अब तो खैर बहुत बेहतर उस्ताद आने लगे हैं, मगर वो यही कहते थे नहीं नहीं ये तुम्हारा काम नहीं है। वो जो ये प्रॉब्लम थी ना जारा साहबा कि जहाँ कुछ डिसीजन मेकिंग की बात आ गई तो शौहर भी बोलने लगेंगे कि नहीं तुम्हें इतना नहीं पता, या भाई या तुम्हारी बड़ी कमांडिंग नेचर हो रही है, तुम आराम से बैठो। हालांकि उसमें कमांडिंग की बात नहीं है। अगर देखें, कमांडिंग में और कॉन्फिडेंस में फ़र्क होता है। तो जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड करेंगे ख़वातीन में, वो खुद भी सोचना शुरू कर देती हैं कि वाकई हम नहीं कर सकते। तो आप देखें, अब अल्लाह का शुक्र है कि मिड मैनेजमेंट तक तो काफ़ी ख़वातीन बिज़नेस में पहुंच गई हैं, मगर उनको किस तरह ले जाए जिसमें वो बोर्ड लेवल पे आएँ, वो CEO लेवल पे आएँ। बिल्कुल। तो इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं।
उनकी पहले तो उनकी कॉन्फिडेंस बिल्ड करनी होती है, उनको रोल मॉडल्स दिखाने पड़ते हैं कि देखो गवर्नर स्टेट बैंक आपकी खातून रह चुकी हैं, आजकल जो डिप्टी गवर्नर हैं वो खातून हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं और अच्छे मुल्क चलाने का उनका जो रिकॉर्ड है वो कई मर्दों से बेहतर है। तो इसमें जो है ना, फिर जो डॉक्टर्स हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं, ख़वातीन जो हैं बहुत अच्छे काम कर रही हैं। तो क्यों ख़वातीन को ये महसूस करवाते हैं कि आप नहीं कर सकते, बल्कि फैसिलिटेट करना चाहिए। शुरू से अगर इसको आपने ठीक करना है ना, तो उसके लिए पेरेंटिंग की पहले तो ज़रूरत है। पेरेंटिंग की ज़रूरत है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ज़रूरत है कि एटीट्यूड बदला जाए, तो फिर ख़वातीन खुद अपने को इस काबिल समझेंगी और फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ देख के वो आगे बढ़ेंगी। अब आजकल भी जैसे SCCP ने कहा हुआ है कि हर बोर्ड पे कम अज़ कम पब्लिक लिस्टेड कंपनी में एक खातून होनी चाहिए। बिल्कुल। तो लोग नहीं रखते हैं, कहते हैं नहीं मिल नहीं रही हैं ख़वातीन। तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्टीयरिंग कमेटी में मैं भी हूँ, वो उन्होंने शुरू किया है, तो वो विमेन फॉर बोर्ड उनका नाम है। तो उन्होंने एक डायरेक्टरीज छापनी शुरू कर दी है कि ये देखें ये ख़वातीन हैं जो सर्टिफाइड हैं और जो क्वालिफाइड हैं, इनमें से आप पिक कर लें। इनमें से पिक कर आप क्यों कहते हैं कि अगर आपकी विलिंगनेस ही नहीं है ना, नियत ही नहीं है, तो वो नियत होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जहाँ मैं एटीट्यूड की हम लोग बात करें, बिहेवियर की बात करें, तो वहाँ पर एक और चीज़ भी है जो कि हम चूँकि IT स्टार्टअप्स नौजवानों की बात कर रहे हैं, तो इसमें जहां साहब एक चीज़ और जो मैंने ऑब्जर्व की है, उनके ब्रॉटअप की हम बात कर रहे हैं। अक्सर घरों में मैंने एक कल्चर देखा है कि बच्चे आपके किस चीज़ में शौक़ रखते हैं, उन्हें मतलब बायो में है, केमिस्ट्री में है, म्यूज़िक में है, अकाउंट्स में है, या फिर पता नहीं क्यों ये एक सोच प्रिवेल करती है कि तुम्हें तो इंजीनियर ही बनना है या तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। ये एक इतना बड़ा मसला है कि खाला का बेटा अगर डॉक्टर है तो तुम्हें भी डॉक्टर बनना है। मगर ये स्लोली मेरे ख्याल में ये चेंज हो रहा है। जैसे पहले आप सोचें कि कोई अगर बच्चा कहे कि मैं डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ या शेफ़ बनना चाहता हूँ तो कैसा रिएक्शन होता था, मगर अब देखें आप सबसे बेस्ट शेफ्स इन द वर्ल्ड जो हैं वो मर्द हैं। यहाँ पे भी आप देखें हमारे फैशन डिज़ाइनर बहुत अच्छे होते हैं तो इसलिए देखें, अगर आप उसके ख्वाहिश के मुताबिक उसको उस सेक्टर में परसू करने देंगे तो उसमें वो बहुत मेहनत भी करेंगे बच्चे और उसको फिर आगे लेके भी चल पाएंगे। मगर अगर आप पुश करेंगे नहीं डॉक्टर बनाओगे, मुझे डॉक्टर बना दिया गया होता तो मैं तो खून देख के ही बेहोश हो जाती तो फिर कैसी डॉक्टर होती। बिल्कुल सही। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो इंटरेस्ट की एरिया है उसी में उनको परसू करने बिल्कुल। शायद फेल भी हो जाएं, शायद उससे सीखें, मगर ये है कि कम से कम वो पूरे 100% अपना उसमें लगाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन जाहिर है कि अगर समझने की कोशिश करें पेरेंट्स, और थोड़ी सी पेरेंटिंग होनी चाहिए, जब बच्चा डिलीवर होता है ना तो हॉस्पिटल में ही वो चार्ट पकड़ा देना चाहिए कि आपको 3-4 क्लासेस आके लाजमी लेनी पड़ेंगी सिटिंग के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। खैर, आपसे और भी बहुत सारी बातें करनी है, और अभी चूँकि एक और बहुत सीरियस इशू है, हम लोग तो अपने आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं, अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं और आराम से सो के उठते हैं, लेकिन हमारे मुसलमान बहन भाई कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए हर रात एक गज़बनाक रात है कि इतनी शहादतें हो रही हैं। इज़राइल की जारी तो दहशत गर्दी जारी है। दुनिया के बड़े इस्लामी ममालिक और उनकी नुमाइंदा तंजीम OIC के मुतालबात और बयानात भी इज़राइल को रोकने में नाकाम है। गाज़ा में अमवात की तादाद 6,500 हो गई है। ऐसे में मज़लूमों की मदद कौन करेगा? इज़राइल को उसकी ज़ुबान में जवाब कौन देगा? ये एक बड़ा सवाल है। इसी सारी सूरत हाल पर नाज़रीन बात करने के लिए इस वक्त अल्लामा अमीन शहीदी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लामा साहब, दिल खून की आंसू रो रहा है, दिल परेशान है। भले हम लोग बैठे हैं और बात कर रहे हैं, इर्द गिर्द माहौल नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है हम लोगों के हाथों में मोबाइल फ़ोन्स हैं और एक क्लिक पर हम दुनिया में क्या चल रहा है ये देख सकते हैं। और जो विजुअल्स वहाँ से आ रहे हैं, यकीन कीजिए कि हर आँख अश्कबार है, दिल परेशान है कि आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा। इस सारी सूरत हाल में मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप मुस्लिम उम्मा की रहनुमाई कीजिए, बताइए कि हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिम्मेदारी भी बिल्कुल वाज़ेह है और इस्लामी दुनिया को इस वक्त जो कुछ करना चाहिए वो हर मुसलमान बच्चे को इल्म है, लेकिन हमारी मुश्किल ये है कि हम मुतालबा किससे करें और चाहें किससे। क्योंकि जिन ममालिक का अभी आपने अपने इंट्रो में नाम लिया और रिपोर्ट में आपने जो सूरत-हाल दिखाई, ये किसी भी मुसलमान से या किसी भी इंसान से हत्ता छुपी हुई बात तो नहीं है।
अभी OIC का इजलास हुआ है और उस इजलास में जिस तरह से मुसलमान ममालिक ने मिलकर एक फुसफुसा सा बयान डाल दिया कि जंग को बंद होना चाहिए और इसराइल को जारहियत रोक देनी चाहिए, बस उसके अलावा इन मुसलमान ममालिक के हुक्मरानों ने क्या किया? अगर आप अवाम से कहें तो अवाम ने जाके वहां पर जहाद नहीं करना, अवाम ने जाकर वहां पर हाथों में डंडे लेके उनके यहाँ लड़ना नहीं है। अवाम खुद फलस्तीन के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन ये जंगें लड़ना आज के दौर में अवाम का काम नहीं है, हुकूमतों का काम है, मुनज़्ज़म मलेशियाज़ का काम है, मुनज़्ज़म फौजों का काम है। और इस्लामी दुनिया की जो फौजें हैं वो सत्तू पीकर लेटी हुई हैं। वो जो चंद साल पहले हमारे यहाँ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए थे और 55 करोड़ तनख्वाह पर गए थे, इस्लामी उम्मा के इत्तेहादी फौज के सरबराह बनकर गए थे, तो उस वक्त तो बड़े बुलंदोबांग नारे लग रहे थे कि इस्लामी उम्मा की हिफाजत के लिए ये फौज तश्कील पा रही है। लेकिन गुज़श्ता 3 हफ्तों से फलस्तीन में ईंट से ईंट बजा दी गई, लेकिन उस इत्तेहादी फौज के किसी एक सिपाही का भी या किसी एक गोली का भी किसी इंसान को, किसी मुसलमान को पता नहीं चला। OIC के इजलास के बाद तवक्को ये थी कि कम अज कम जिन ममालिक ने इसराइल को तस्लीम कर लिया था वही ममालिक जिनमें आपने भी नाम लिया, तुर्की शामिल है, जिनमें बहरीन शामिल है, जिनमें मिस्र शामिल है, जिनमें और बहुत सारे ममालिक शामिल हैं, लेकिन इन ममालिक ने हत्ता इतना भी गवारा नहीं किया कि अपने इसराइल में मौजूद सफीर को वापस बुला लें और अपने मुल्क में मौजूद इसराइली सफीर को वापस भेज दें। इतना भी गवारा नहीं किया। हत्ता सऊदी अरब जैसे इस्लामी बरादर मुल्क ने ये गवारा नहीं किया कि इसराइल को शट अप कॉल दे और कहे कि तुमने अगर निहत्ते इन अरब मुसलमानों को मारा या बमबारी की तो हम मैदान में उतरेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात आपको किसी मुस्लिम बिल्कुल ऐसा ही है अलामा साहब। चूंकि कुरान पाक हम सब के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उसमें हर मसले का हल मौजूद है, आयतों में बहुत कुछ बयान किया गया है। मैं चाहूँगी थोड़ा सा अगर कुरान की रोशनी में आप बताएगा, एक आयत जिसका तर्जुमा मुझे पूरा तो याद नहीं है, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि ए मुसलमानों, यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो क्या ये मफादात की डोर है जिसमें हम बंधे हुए और हम खुलकर बात ही नहीं कर पा रहे? देखिए, कुरान ने तो हमें यहाँ तक बताया है कि अशद्दुन्नास अदावतन, यानी दुश्मनी और बोझ में तुम्हारे हवाले से, यानी अहले ईमान और मुसलमानों के हवाले से सबसे बदतरीन कौम यहूद है, और यहूद के बाद फिर मुशरिक हैं, यानी बुत परस्त। बुत परस्त यानी आज की दुनिया में हिंदू बुत परस्त हैं। मैं हिंदू आम अवाम की बात नहीं कर रहा, लेकिन हिंदू रियासत को आप देखें और उधर यहूद को देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त शदीद तरीन दुश्मनी का इजहार यहूदी कर रहे हैं और उनके बाद वही बुत परस्त हिंदू कर रहे हैं, जिनका बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नाम लेकर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में मुसलमानों को मुतवज्जे किया था कि अशद्दु अदावतन लिल्लज़ीना आमनू, यानी अदावत, बुग़्ज़, दुश्मनी, जिद और कीना के हवाले से पहले नंबर पे यहूद हैं और दूसरे नंबर पे बुत परस्त, मुशरिक और काफिर हैं। अब इसके बावजूद अगर वो अरब जिनकी जबान अरबी है, जिनकी जबान कुरान है, उनको ये बात समझ ना आए, वो इन इसराइलियों के सामने लेट जाएं, वो इसराइलियों की इजाजत के बगैर एक बूंद पानी पीना भी अपने लिए मुनासिब न समझें, तो फिर इंसान किससे गिला करे? इस वक्त आप देख लें, यहाँ पर पाकिस्तान में हमने अपने टीवी चैनल्स में अल-तोरल दिखाकर ये पूरी दुनिया को बताया था कि हमारे बहुत बड़े हीरोज तुर्क हैं जो खिलाफत उस्मानिया के एहया के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इस पूरे अरसे में तो हमने देख लिया कि वो तुर्क इसराइलियों के भाई निकले। उन्होंने तो वहां पर उनकी मदद की, बजाय इसके के फलस्तीनियों की हिमायत करते, उनके पीठ पे छुरा गोंपा। परसों आपने उनकी तकरीर सुनी, कहा कि हमें इसराइल से कोई शिकायत नहीं है। ये हमारे तैयब अर्दगान की तकरीर थी पार्लियामेंट में कि हमें इसराइल से कोई मसला नहीं है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, बस वो फलस्तीनियों को न मारे। ये क्या बात हुई? कुरान तो कहता है कि ये तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, और हमारे हीरोज और हमारे सरबराह कहते हैं हमारे इनसे कोई मसला है ही नहीं। जब आलम इस्लाम की ये सूरत हाल हो तो उसके बाद आप किससे ये तवक्को रखेंगे? इस वक्त अगर फलस्तीनियों की कोई मदद हो रही है तो वो मदद कौन कर रहा है? लबनान से हिजबुल्लाह कर रही है,
यमन से हौसी कर रहे हैं, अब्दुल मालिक हौसी, जिन्होंने अमरीकी बेड़े के उनके यमन के पानियों में आते ही उन पर फायर कर दिया, मिसाइल मारा और उसके नतीजे में उन बहरी बेड़ों को वापस भागना पड़ा। और इसका एहसास भी अमरीकियों ने खुद किया। ये भी बेचारे वो हैं जिनको इन्हीं ममालिक ने मिल के मारा है। अब्दुल मालिक हौसी और हौसी मुजाहिदीन को इन्हीं ममालिक ने मारा है, सऊदी अरब में और आपके इर्द गिर्द के तमाम यूरोपीय ममालिक ने मिलकर गुज़श्ता 8 सालों से बर्बाद किया। बिल्कुल ऐसा ही है। जो उनसे हो पा रहा है वो कर रहे हैं, भले छोटे पैमाने पर, लेकिन मुकाबला कर रहे हैं। मैं चाहूँगी थोड़ा सा इस चीज़ पर भी रोशनी डालिएगा कि जब इस दुनिया में किसी की जान लेना इतना आसान हो गया है, जुल्म इतना आम हो गया है, बुराइयां इतनी आम हो गई हैं, मेरा ख्याल है कि क़यामत भी कोई दूर नहीं है। ये भी चंद निशानियों में से एक है। इसमें कोई शक नहीं। देखें, जुल्म जब हद से बढ़ जाए ना तो वो एक नेचुरल उसका रद्द अमल आता है। अगर किसी भी सरजमीन में घुटन और हब्स हद से बढ़ जाए तो वहां पर तूफान आता है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। उसी तरह से इंसानी माशरे के अंदर भी जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो उसके नतीजे में एक बड़ा जिलजिला आता है, एक बड़ी तब्दीली आती है और उस जुल्म का काया पलट जाती है और वो जुल्म उन्हीं जालिमों की तरफ पलट जाता है। इस वक्त अगर आप 1 मिनट के लिए गौर करें फलस्तीनी बच्चों पर, आपको हैरत होगी। एक 8 साल का बच्चा जब गोली लगती है, मलबा उसके पर गिरता है और वो जब वहां से निकल रहा होता है तो निकल के जख्मी बदन के साथ सजदे शुक्र कर रहा होता है। ये मैंने उन क्लिप्स में देखा है। वो बच्चे बिल्कुल अलामा साहब आप सही कह रहे हैं। हमारी दुआ हमारे फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ है कि अल्लाह ताला अपनी गैबी मदद इनको फराहम करे और कुछ इनके लिए आसानियां पैदा हों, क्योंकि ये जालिम जो है इसको रोकना तो फिलहाल मुश्किल भी लग रहा है और पता नहीं क्यों उस तरह से कोशिश नहीं हो पा रही जैसे कि फ़र्ज़ बनता है मुस्लिम उम्मा का, मुस्लिम ममालिक का वैसे होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अलामा साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। टाइम की किल्लत है, वरना इस पर हम और भी बात करते। और जहाना साहब आपसे भी मैंने बहुत सारी बातें और भी करनी थी, लेकिन वक्त की किल्लत है। मैं चाहूँगी जाते जाते आप बस जल्दी से बता दीजिए कि 9 to Disrupt कितनी ज़रूरी है और इसमें आना कितना ज़रूरी है और आपको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। 9 to Disrupt मेरे ख्याल में अगर आपको दिलचस्पी है एंटरप्रेन्योरशिप में कि आप अपना बिज़नेस शुरू करें या आप कर रहे हैं अभी, और या आप प्रोफेशनल हों या आप स्टूडेंट हों या आप इन्वेस्टर हों, हर तरीके से वहाँ पे एक तो आपको अपनी दिलचस्पी के लोग मिलेंगे, वहाँ सीखने को मिलेगा, वहाँ रिलेशनशिप्स बिल्ड करने को मिलेगा और शायद पहला कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाए जिसमें इन्वेस्टमेंट आपको आखिर में मिल जाए। आप 9todisrupt.com पे जाएं तो वहाँ एजेंडा भी पूरा मौजूद है कि क्या होगा दोनों दिन, और उसमें ये भी मौजूद है कि आप किस तरह टिकट ख़रीद लें, क्या सेल्स लगी हुई हैं, सब कुछ वहाँ पे मौजूद है। चलें, ज़बरदस्त। यानी कि 9 to Disrupt की एक वेबसाइट मौजूद है, तो कोई मसला नहीं है, आप उसको विजिट कीजिए, सारी डिटेल्स आपके साथ होंगी। रियली नाइस मीटिंग में, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे आपसे इजाज़त लेनी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पीर के रोज़ इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। पीर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।